वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। किस चीज का? इवोल्यूशन वाले चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है। चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 हम कहाँ करने वाले? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक और अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं क्या बोल रहा। तो देखो अगली थ्योरी क्या बोलती है? लेमार्क की थ्योरी बोलती है। वापस बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अलग अलग थ्योरी बताई है। तो अब देखते हैं हम कौन सी थ्योरी? लेमार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलती है थ्योरी? ये थ्योरी बेसिकली 3 बेसिक पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब लेमार्क जी ने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन ज्यादा यूज करेगा वो क्या होगा? ज्यादा इवॉल्व होगा, वो एडेप्ट होगा, फिर वो जो चेंज आए उस ऑर्गन में वो एक्वायर हो जाएगा और अगली जनरेशन को पास हो जाएगा। बोलोगे मैम ऐसा कैसे? उन्होंने ये एग्जांपल लिया जिराफ का यूज करके। उन्होंने बोला कि जिराफ को खाना था हाइट वाली पत्तियां जो बड़ी पेड़ पे थी। अब उसके लिए सिंस उसको खाना था तो उसने क्या किया? अपनी गर्दन को एक्सटेंड करके खाना शुरू किया। तो सिंस वो अपना गर्दन को ज्यादा यूज कर रहा है इसलिए उसमें क्या हुआ? एडेप्टेशन हुआ, चेंजेस हुए, म्यूटेशन हुआ और वो एक्वायर हो गए और फिर वो धीरे धीरे अपने अगली जनरेशन को पास होते चले गए। तो आज जो हमको जिराफ दिख रहा है उसकी गर्दन लंबी है। अरे भैया अगर ऐसे होने लगा तो ये तो पूरी प्योर बकवास हो गई। क्यों मैम? खुद सोचो कि अब हमारी बॉडी में भी बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? समझो बात को। वो ऑर्गन जिनका हमारे एंसेस्टर में यूज था हम में है पर उसका कोई यूज नहीं है। जैसे हमारे बक्कल कैविटी में क्या हुआ? एकदम पीछे वाला दांत जिसका नाम है अक्कल दांत या फिर विजडम टूथ, उसका ना विजडम से कोई रिलेशन है ना अक्कल से कोई रिलेशन है। ठीक है, अब उसका पीछे यूज क्या था? जब हम प्राइमेट्स थे, या प्राइमेट्स तो खैर अभी भी है, जब हम एप्स थे, बंदर थे, तो हमें जो पत्तियां वत्तियां जो हम खाते थे उसको चबाने में वो चीजें हेल्प करती थी। पर हम तो अब इंसान है और हमारे तो सिर्फ बिना वो आखिरी वाला जो मोलर टीथ है जिसको विजडम टीथ बोलते हैं उसका कोई यूज नहीं है। बहुत बार तो पूरा लाइफ गुजर जाता है और विजडम टूथ आता ही नहीं है। तो मैम ये बोलोगे क्या कि जिसका विजडम टूथ आया नहीं उसमें विजडम ही नहीं आया? नहीं, वापस वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, कोई काम का नहीं। एंसेस्टर में काम था पर यहाँ पे हम में कोई काम नहीं। दूसरा, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमने पढ़ा होगा अपेंडिक्स मिलता है ना, जिसका बोलते हो मैम ऑपरेशन भी होता है। हाँ, कभी कभी उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो अपेंडिसाइटिस होता है। तो टिस मतलब जिसमें जिसके सामने जो चीज लिखी उसमें स्वेलिंग आ गई, पस बन जाता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, अब वापस वो अपेंडिसाइटिस या फिर अपेंडिक्स, जो ऑर्गन का नाम है वो अपेंडिक्स है। ठीक है, तो अपेंडिक्स में होता क्या है? अब जब हम एंसेस्टर फॉर्म में थे, जब हम हर्बीवोर वाली इवोल्यूशन वाले चेन में वहां थे, तो वहां पे वो जो हार्ड पार्ट रहता है ट्री का, जैसे बार्क हुआ, उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। हम में एज सच इतना कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन। बोलोगे नहीं मैम पर आपने तो बताया था इम्यून सिस्टम में, हमने 12th में भी पढ़ा था, इम्यून सिस्टम में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर अपेंडिक्स आता है। हाँ करेक्ट है, पर मेजर पर्पस क्या था अपेंडिक्स का? कि जो ज्यादा सेलुलोज है, जो हार्ड पार्ट है प्लांट का, उसको डाइजेस्ट करना। अब हम क्या पत्तियां खाते हैं क्या? बोलोगे खाते तो है मैम, पालक खाते हैं। ठीक है, पालक खाते हो पर क्या घास चरते हो क्या जाके? या पेड़ की छाल खाते हो क्या? खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना। तो अपेंडिक्स का वो मेन पर्पस था कि हार्ड सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाना। अब सिंस हम खाते ही नहीं है तो हम में वो ऑर्गन कुछ काम का है क्या? नहीं है। तो याद रखो 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं या 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है एटाविस्टिक कैरेक्टर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो एंसेस्टर में यूज होता था और हम में नहीं है। पर अगर हम लोग में से किसी लोगों में वो आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? एटाविस्टिक कैरेक्टर। जैसे जब हम लोग बंदर थे तो हम कान हिलाते थे। तुम बंदर ही क्यों, तुम कुत्ता बिल्ली देख लो वो भी अपने कान हिला लेते हैं। पर हम लोगों ने वो जो मसल्स है जो कान का मूवमेंट करती है वो खो दिया है। ठीक है, अब कुछ लोग आज भी अपने कान हिला लेते हैं तो उनको हम बोलेंगे अरे मैम ये तो अपने ईयर का पिन्ना का मूवमेंट कर रहता है। वापस वो क्या है? वो कैरेक्टर पहले का था, अब कुछ लोगों में एक्सप्रेस हो रहा है। सिमिलरली मैंने बताया था पोस्ट एनाल टेल, पूछ है ना। अब वो थी कौन सी कैरेक्टर? प्राइमेट्स की थी, बंदर की थी। जब हम बंदर वाली कैटेगरी में जब इवॉल्व हो रहे थे उस स्टेज पे थे। ये अलग बात है कि वो जीन अभी भी है हमारे पास पर एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोगों में एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये क्या कैरेक्टर बोलेंगे कि जो एक्चुअल में हम में होने नहीं चाहिए पर एंसेस्टर के कैरेक्टर गलती से आ गए और एक्सप्रेस हो गए तो उनको क्या बोलेंगे? एटाविस्टिक कैरेक्टर। सिमिलरली वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलेंगे? इसका उल्टा
कि जो होने वही चाहिए थे, हम में आने नहीं चाहिए थे, पर आ गए, जनरली सब में आ गए, पर कुछ काम नहीं कर रहे, तो उनको क्या बोलेंगे हम? वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे तुम्हारा विजडम टूथ हो गया, अपेंडिक्स हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, अब देखो, अगर यही थ्योरी, तो ये क्या, ये प्रूफ दिखाती कि लेमार्क की थ्योरी क्या थी? रिजेक्टेड थ्योरी, गलत थ्योरी। क्यों? हम ये सारे ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहे हैं, डिसयूज कर रहे हैं, तो ये तो हट जाने चाहिए ना, पर फिर भी टाइम से चलते आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो लेमार्क की थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसने अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का ज्यादा यूज कर लिया, तो उसमें क्या आ जाता है? चेंज होता है, वो एडेप्ट होता है, एडेप्ट होके वो कैरेक्टर चेंज होके एक्वायर्ड हो जाता है, और वो अपनी अगली जनरेशन में पास होता है, और जो यूज नहीं करता वो हट जाना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। तो ये सीधा सीधा प्रूफ है कि ये थ्योरी क्या है? गलत है। चलो पढ़ लेते हैं। फ्रेंच नेचुरलिस्ट सेड दैट फॉर्म ऑफ लाइफ विच हैज ऑकर्ड वाज ड्रिवन बाय, मतलब जो भी लाइफ आई है वो कौन से तरीके से आई है? बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लो भैया, ऑर्गन यूज करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। अब देख लेते कैसे आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? जिराफ। जिराफ हैज एक्वायर्ड लॉन्ग नेक, मतलब जिराफ के पास लंबी गर्दन इसलिए है क्योंकि इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लीव, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहा था पत्तियां खाने के लिए। कौन सी? बड़े पेड़ की पत्तियां खाने के लिए। हैज टू अडैप्ट, मतलब बड़े पेड़ की पत्तियां खाने के लिए उसने अपनी गर्दन को लंबी करवाया। अरे बाप रे, अडैप्ट करवाया। बाय एलोंगेशन ऑफ नेक, मतलब पत्तियां खानी तो अपनी गर्दन ऐसे लंबी की, तो जनरेशन से जनरेशन उसकी गर्दन लंबी होती चलेगी। अरे बाप रे, है ना, कितनी बकवास बोल रहे हैं। ओके, फिर यही कैरेक्टर क्या हो गया? एक्वायर हो गया, मतलब आ गया जनरेशन में। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ एलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन, मतलब ऐसे खाते चला गया तो लंबी गर्दन होते चली गई, लंबी गर्दन होती चली गई, तो अगली जनरेशन में भी पास होते चलेगी। अरे अगर ऐसा ही है तो इसका सीधा सीधा लॉजिक है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं पूरे टाइम मसल वसल बॉडी वॉडी बना रहे, तो उनके क्या जो बच्चे पैदा होंगे वो पैदा होते से ऐसे से मसल वसल रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, वो बेबी रहेंगे। तो अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर आता तो वो वही चीज मैं बॉडी बिल्डर बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि इन बिल्ड जिन लोगों का फिजिक हाइटेड है वो अलग फिर से वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, वो जरूर पास ऑन होगा। मैं बॉडी बिल्डर की बात कर रही हूँ कि किसी ने अपने मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप सब बनाए। अब जब उसने अपनी प्रोजेनी करवाई, मतलब उसके जो बच्चे हुए, तो वो बच्चे पैदा होते से ही मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स पैदा हुए, नहीं होते ना। तो ये तो सारा क्या एकदम सीधा सा लॉजिक है कि ये गलत है। ठीक है, अब बोलोगे मैम फिर बताओ जिराफ बना कैसे? तो सुनो कहानी। तो होता क्या था कि जैसे वही चीज जो म्यूटेशन है, अब हो सकता है पहले के टाइम में सारे जो जिराफ था वो एक्चुअली बकरी के हाइट का था। ठीक है, तो बोलोगे मैम बकरी के हाइट का? हाँ हाँ सुन लो। ठीक है, तो बकरी के हाइट का था, तो पहले वो नीचे चीजें फीड करता था, खाता था। अब कुछ जिराफ में आ गया म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन आ गया। ठीक है, उनकी गर्दन बाकियों से थोड़ी लंबी थी। ठीक है, अब उनको एडवांटेज मिलने लगा कि वो नीचे का भी खाते थे और ऊपर की हाइट वाले भी हर्ब शर्ब्स खा लेते थे। अब सपोज करो कि कोई ऐसे ही ये म्यूटेशन आते चले गए और ये अब इनके पास ऑप्शंस बढ़ते चले गए। ठीक है, अब आ गया कोई ऐसे जैसे बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ में जो हाइटेड वाले या पेड़ पौधे रह गए, जो छोटे छोटे ग्रासेस थे वो खत्म हो गए। तो अब बताओ मेरे को, अब ये जो दो हमारे पास वेराइटी है पड़ी पास है हमारे पास पॉपुलेशन में जिराफ की, जिसकी थोड़ी सी गर्दन लंबी है और जिसकी नॉर्मल बकरी जैसी है, कौन सर्वाइव करेगा? मैम थोड़ी सी गर्दन लंबी वाला, क्योंकि जो नॉर्मल वाला जिराफ था उसका तो फूड पानी में चला गया। बिल्कुल सही। अब बताओ कौन सी पॉपुलेशन बढ़ेगी? अब मैम जिसकी हाइट वाली वही बढ़ा, वही इंटरब्रीड करेगा और उसका नंबर बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, अब वापस कुछ टाइम बाद म्यूटेशन आया, हो सकता है कुछ वापस वो छोटी हाइट वाले भी पैदा हो रहे हो और कुछ और हाइट गर्दन लंबी वाले पैदा हो रहे हो। अब उनके पास और दो ऑप्शन आ गए, नीचे का भी खा सकते हैं, मतलब बीच वाले साइज का भी खा सकते हैं और हाइट वाला भी खा सकते हैं। ऐसी चीज करते करते क्या होने लगा? नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, नेचुरल फिनोमेना आने लगे, और आज जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं वो कौन से? सिर्फ हाइटेड गर्दन वाले जिराफ ही बच गए। आई बात समझ में? मतलब वापस म्यूटेशन होता है, हर जन्म में वो जीन रहता है, पर वापस वो एक्सप्रेस किस टाइम पे कर रहा है, और उसी टाइम पे क्या बाकी जनरेशन पे कोई ऐसी चीज आ रही है कि वो वाइप्ड आउट हो रही है और सिर्फ यही वाली जनरेशन सर्वाइव कर रही है। हुई बात क्लियर? ये देखो, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल कोरोना में मिला है हमको। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब क्या बोला था WHO ने कि इंडिया के पास हमारी जो 300+ मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 1.8 मिलियन पॉपुलेशन को बाय बर्थ वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट ही है कोरोना से। मतलब मैम वो ऑलरेडी उनके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी है।
ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो कोरोना मैम है तो डेंजरस, पर इतना डेंजरस होता कि जैसे ही कांटेक्ट में आए तो 15 मिनट के अंदर वो इंसान मर जाता। तो बताओ इस 300 प्लस पॉपुलेशन में से सिर्फ वो 1.8 पॉपुलेशन जिंदा रहती। तो आई बात समझ में, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आई या पैंडेमिक आ गया जिससे जो म्यूटेशन वाला था वो ही सिर्फ बचा रह गया, जो नॉर्मल वाले थे वो सब हट गए। अब जो म्यूटेटेड जीन बचा हुआ था, जो इन लोगों के पास रेजिस्टिविटी थी, उन्हीं का नंबर बढ़ता चला गया। अब जब हमने बाद में देखा तो हमने बोला अरे सिर्फ यही पॉपुलेशन मिलती है, पर नहीं, मिल तो और भी रही थी ना, पर वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आगे बढ़ गई। हुआ क्लियर? चलो अगली थ्योरी देखते हैं। तो वापस डार्विन ने क्या बोला कि उन्होंने ब्रांचिंग डिसेंडेंट और नेचुरल सिलेक्शन पे भी उनकी क्या है थ्योरी बेस्ड है। हमको पता चल गया उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन वाला भी कंसेप्ट दिया था। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पे जिसका नाम क्या है, ह्यूगो डी वेरीज ने थ्योरी दी थी। क्या दिया है देखो, म्यूटेशन विच, अब इतना क्लियर हो गया, देखो एक बात समझो, यहां तक साइंटिस्ट में ये चीज क्लियर हो गई थी कि जो भी हो रहा है वो सब म्यूटेशन के कारण हो रहा है। तो आगे देखो, म्यूटेशन विच इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, मतलब म्यूटेशन कैसा है फायदेमंद, जो इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, कुछ माइनर वेरिएशन जो हो रहे जो हेरिटेबल है, कॉजेज स्पीशिएशन, मतलब छोटे से जो माइनर, ह्यूगो डी वेरीज ने बोला म्यूटेशन कैसे होता है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे रहता है, माइनर वेरिएशन हो रहा है, ऐसा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं आएगा। मैंने भी तुमको कहानी में बताया कि जो जिराफ है एकदम ही लंबी गर्दन वाला जिराफ नहीं आएगा, धीरे 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 वो चीज आएगी। ठीक है, तो म्यूटेशन कैसा एवोल्यूशन हो रहा है जिसमें माइनर वेरिएशंस आ रहे हैं जो क्या है हेरिटेबल, अगली जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, कॉजेज स्पीशिएशन, अब छोटे छोटे जो जनरेशन है, छोटे छोटे म्यूटेशन क्या कॉज करेंगे, स्पीशिएशन, मतलब अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन कॉज करेंगे, एंड हेंस इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो देखो हो क्या रहते हैं, छोटे छोटे म्यूटेशन बढ़ते चले जाएंगे, अकमलेट होते जाएंगे, पर अगर तुम एक बड़े पिक्चर में एंड में देखोगे तो वो सिंगल स्टेप म्यूटेशन दिख रहा है तुमको कि थी तो वही ओरिजिनल स्पीशीज थी, धीरे 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 वो अलग स्पीशीज में बनती चली गई। रिजल्ट क्या हुआ, एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन हुआ और वो ओरिजिन स्पीशीज, पेरेंट स्पीशीज से हटके एक अलग सेपरेट स्पीशीज बन गई, उसका नाम क्या बोलेंगे हम, सॉल्टेशन। ठीक है, अब यही इसी का कंसेप्ट यूज करके हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखो, इफ ऑल द फैक्टर या कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितना भी हैबिटेट है, कंडीशन मतलब क्या, क्लाइमेट, हैबिटेट, रिसोर्सेज, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, द पर्टिकुलर जीन एंड देयर एलील विल रिमेन कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और उनका हैबिटेट कांस्टेंट चल रहा है, सब कुछ एकदम एक जैसे चल रहा है, तो क्या रहेंगे, सारा जीन एज इट इज रहेगा, सारे जीन के जो एलील्स है वो क्या है, एज इट इज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कुछ म्यूटेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम पर पॉइंट म्यूटेशन, छोटे छोटे माइनर म्यूटेशन तो आ सकते हैं, हाँ वो जरा जरा से तो आएंगे, आज भी आ रहे हैं, हम में भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके, हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल इंडिकेट द डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। अब ये बेसिकली क्या बताता है कि डिग्री, कितनी डिग्री से इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, कैसे। इवोल्यूशन ऑकर व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, ये लाइन बहुत काम की है कि इवोल्यूशन आता कब है, जब जेनेटिक वेरिएशन जो एकदम स्टेबल है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सही है, कुछ चेंज अगर छोटे थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी हो रहे हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे क्योंकि सारी चीजें एकदम सही चल रही है, पर जब ये सारे कंडीशन जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, है ना, अनइक्विलिब्राइज्ड हो गया, तो फिर हम क्या बोल सकते, जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तब इवोल्यूशन अपना कमाल धमाल दिखाएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन कब होगा, जब जेनेटिक या जेनेरिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, बट ऑब्वियस जो वहां का मेन सोर्स है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, मतलब जब जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, बना हुआ रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हमेशा सम टोटल जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेंगे एलील्स की, उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब मैम क्या नहीं समझ में आया, ऐसे सपोज करो कि जो हेयर कलर है वो क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे पास ब्लैक हेयर कलर है, ब्राउन हेयर कलर है, ब्लॉन्ड है और रेड है, तो ये सब क्या हुए, एलील्स हुए। तो इन सब का जो टोटल है, एलील्स का सम टोटल की जो मतलब फ्रीक्वेंसी, उसका सम टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जीन पूल क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, और जब मेरा जीन पूल कांस्टेंट चलेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलूंगी।
हुआ क्लियर? अच्छा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट रहेगा तब इवोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। वापस माइनर माइनर म्यूटेशन होते रहेंगे, मतलब छोटे मोटे चेंजेस होते रहेंगे, पर बताओ क्या उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वैसे कंडीशन ही नहीं चेंज हुई, कंडीशन एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उन्होंने वो चीज एक इक्वेशन के साथ समझाई है। डिप्लॉयड एनिमल, जैसे एक डिप्लॉयड एनिमल है मतलब मैम जिसमें क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बोलना सही है क्या? डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? 2n। हैप्लॉयड मतलब n। ठीक है, तो डिप्लॉयड मतलब एक सेट कहाँ से आया? मम्मी से आया, एक सेट पूरा पापा से आया और इकट्ठा बन गया 2n कंडीशन। ठीक है, अब p and q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील a एंड एलील कैपिटल A एंड स्मॉल a। मतलब एक एलील है, सॉरी एक कैरेक्टर है a, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसमें एक वैरायटी, एक वेरिएशन है, जैसे हाइट का, जैसे मैंने अपने हेयर कलर का बताया, तो हेयर कलर क्या हुआ? एक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, अब उसमें ब्लैक कलर क्या है? सपोज करो कैपिटल A एलील है, ब्राउन कलर क्या है? स्मॉल a एलील है। तो जो P और Q है वो क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कैपिटल A P है, स्मॉल a Q है। ठीक है, अब मैंने बोला इसका सम टोटल क्या रहेगा? 1 रहेगा। किनका? इनकी फ्रीक्वेंसी का। तो देखो The frequency of AA individual in an population is simply P square। क्योंकि देखो अगर मैं A को P लिख रही हूं तो मैं A को कैसे लिखूंगी? P का स्क्वायर लिखूंगी। ठीक है, अगर मैं A लिखना चाहती हूं जो A है Q से रिप्रेजेंटेड ऐसा, तो अब इसका कैसे लिखूंगी? Q स्क्वायर लिखूंगी। ठीक है, और इन दोनों का सम टोटल क्या है? 1 है। अब इसी को हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल में मैथमेटिकली दिखाया, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ इज प्लस Q स्क्वायर इज 1। उन्होंने क्या बोला? हमेशा ये क्या रहता है, जो फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? P और Q क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसका सम टोटल हमेशा क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी? एलील की फ्रीक्वेंसी। इसका सम टोटल क्या रहेगा? 1 रहेगा। 1 है मतलब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या है? जीन पूल कांस्टेंट चल रहा है। जीन पूल कांस्टेंट चल रहा है मतलब क्या? जेनेटिक इक्विलिब्रियम स्टेबल है। स्टेबल कब है? जब सारे आसपास की एनवायरनमेंट क्या है, सारी कंडीशन क्या है? स्टेबल है। तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा। वापस छोटे छोटे माइनर माइनर म्यूटेशंस होते रहेंगे, पर उनको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मौका? क्योंकि मैम कंडीशन सेम थे, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया ही नहीं खुद को। आई बात समझ में? अब ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेस है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से ये इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो एक जैसे कि p स्क्वायर प्लस 2pq, ये वही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इसमें से वो क्या करेंगे, तुम्हारे पी क्यू है ना, उसमें से पी की वैल्यू तुमको दे देंगे और बोलेंगे बताओ क्यू की वैल्यू क्या है। तो अपन मैथ्स तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो बस इसको सारी वैल्यू उसमें पुट करनी है और सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड बी इंटरप्रिटेटेड एज अ रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। बस यही फ्रीक्वेंसी का नंबर चेंज हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 जो होना चाहिए था 1 नहीं है, मतलब वो डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। क्लियर है इतना? अब देखो यही चीज अब हम अलग अलग फैक्टर्स से पढ़ सकते हैं। ये तो क्या था, बेस था कि हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल काम किस पे करता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन पे करता है। क्या बोलता है हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल कि इवोल्यूशन तब होगा जब जीन पूल जो कांस्टेंट मेंटेन है या जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब कब होगा, जब आसपास जो ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहा है, जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जो क्लाइमेट में रह रहा है, वो सब क्या हो जाए, जो कांस्टेंट चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो माइन्यूट म्यूटेशन हुआ है अब वो वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा जीन पूल में, और जब सब एलील की जो सम टोटल 1 आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का 1 आना चाहिए, वो 1 नहीं आएगा, तो सिंस जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब अब इवोल्यूशन होगा। क्लियर है इतना? मतलब मैम आप ये बोलना चाहते हो इवोल्यूशन धीरे धीरे तो माइन्यूट लेवल पे चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, पर वो ज्यादा एक्सप्रेस तब होगा जब आसपास का जो कंडीशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्ट, अनस्टेबल हो जाएगा या आसपास की कंडीशन जब चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट चल रहा है वो हिल जाएगा, तो वो माइन्यूट म्यूटेशंस खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल किसका दिया कि अगर ये जो कोरोना है वो इतना डेडली होता कि अगर 15 मिनट के कॉन्टैक्ट के बाद वो इंसान मर जाता तो आज मेजॉरिटी इंसान खत्म हो जाते। इंडिया में, सिर्फ इंडिया का ही नंबर डिस्कस कर रही हूँ,
सिर्फ वो 1.8 मिलियन लोग जिंदा रह जाते क्योंकि उनके पास इनबिल्ट इम्यूनिटी थी कोरोना के अगेंस्ट। अब देखो, उनके पास इनबिल्ट इम्यूनिटी थी कोरोना के अगेंस्ट, पर उनको पता कब चला? जब कोरोना आया। तो पहले हर चीज क्या थी? स्टेबल थी, कंडीशन एकदम स्टेबल थी, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास भैया इससे लड़ने की पावर भी है, पता ही नहीं था। पर जैसे ही कोरोना आया तब उनको पता चला, अरे मैं तो उस 1.8 में बिलोंग करता हूं जिसके पास क्या है? रेजिस्टेंट है, मैं ऑलरेडी इम्यून हूं। आई बात समझ में? बहुत सारी मूवीज इसी कंसेप्ट पे बनाई गई हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर जेड है ना, तो उसमें क्या होता है? ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, पर सिर्फ जो लोग अब यहाँ पे अलग टाइप का उन्होंने कंसेप्ट यूज किया, पर बेस यही है कि जो लोग को पहले से कोई बीमारी उनको ज़ॉम्बी खाएंगे नहीं। अब ये चीज उनको पहले तो पता नहीं थी, पर जब एक्चुअल में ज़ॉम्बी है, मतलब जब एक्चुअल में कंडीशंस बनी, तब उनको पता चला, अरे जो मेरे अंदर का जो म्यूटेशन है वो एक्चुअल में फेवर कर रहा है और फिर सिर्फ मेरी ही पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। कुछ आई बात समझ में? चलो, तो अब इसी हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल को हम अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी करके पढ़ सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। अब ये समझते हैं कि करके, न्यू जीन्स या एलील आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, बट ऑब्वियस अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, म्यूटेशंस होगा, पॉइंट म्यूटेशंस होंगे, छोटे छोटे माइन्यूर म्यूटेशंस होंगे, तो हर जनरेशन में नया नया जीन या एलील तो ऐड होगा ही, ठीक है। एंड दोज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और पुराने वाले जीन खो जाएंगे। जैसे हम खुद अभी देख सकते हैं, जैसे जो महाराणा प्रताप के टाइम के हाइट क्या होती थी, या सिंपल सा लॉजिक देख लो, बहुत सारे तुम देखोगे ना, पहले के स्कल्पचर्स देखोगे, एकदम सीधा सीधा लॉजिक दिखाती हूँ, जो स्कल्पचर्स देखोगे उसमें सारे जो मूर्तियां हैं उनमें सब लोगों की कान बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। अब देखो, अब जनरली कान लोगों के बड़े बड़े नहीं, छोटे रह गए। मतलब देखो, ये नोट में नहीं आ रहा है, पर छोटे छोटे तरीके से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। तो जो बड़े कान वाला जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है? वो जीन क्या हो रहा है? लॉस होते जा रहा है, और छोटे कान वाला कैरेक्टर ही ऐड होते चल रहा है, वो आगे बढ़ते चल रहा है। अब अगर तुम एक बड़ा पिक्चर फ्रेम लोगे और पुराने वाला इंसान निकालोगे, एकदम न्यू वाला इंसान निकालोगे और कंपेयर करोगे, तो दोनों के फिजिक में बहुत अंतर दिखेगा। आई बात समझ में? देखो, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है, क्या? दूसरा फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब सबसे पहले माइग्रेशन क्या बोल रहा है? नए नए जीन ऐड होते चलेंगे, पुराने वाले खोते चलेंगे, ठीक है। अब यही जब बहुत ज्यादा होने लगेगा तो पर्टिकुलर कैरेक्टर एकदम ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब आगे फ्लो होने लगेगा और अलग ही स्पीशीज का धीरे धीरे फॉर्मेशन दिखने लगेगा। देखो, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दो इफेक्ट के थ्रू। पहला नाम है फाउंडर इफेक्ट, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो, फाउंडर इफेक्ट क्या बोल रहा है? When sections of population migrate, वही सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह था, ठीक है, यहां पे ये पूरा एक पॉपुलेशन था, ठीक है। अब इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा माइग्रेट करके कहीं और चला गया, ठीक है। बोलोगे मैम ये समवॉट एडेप्टिव रेडिएशन की तरह साउंड कर रहा है। हाँ, साउंड कर रहा है। देखो जरा, व्हेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट टू अनदर प्लेस, द जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी अब जो जीन थे, अब जितने ये माइग्रेट करके अपने पास ले गए, उनके पास सिर्फ वही जीन है। यहाँ पे जो नए चेंजेस आ रहे, वेरिएशन आ रहे, उनका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो यहाँ धीरे धीरे देखो, यहाँ न्यू चेंजेस आते चले गए। अब ये जो सिर्फ वो पर्टिकुलर जीन लेके गए, उसमें सिर्फ चेंजेस आएंगे। था कभी ये इसी का पार्ट, पर अब अलग हो गया, तो अब सिर्फ वो अपने ही कैरेक्टर लेके सर्वाइव कर रहे हैं ना। अब देखो, वही लिख रहे हैं, द जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में भी कुछ चेंजेस आए, साथ में जो सेपरेट हो गए उनमें भी चेंजेस है, एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, मतलब अब जो इसमें चेंजेस आए, इसका जो एलील और इसका एलील अगर मैंने कंपेयर किया, इतना ज्यादा अलग है, is so different in the new sample of population that they become a different species। क्या पूरी की पूरी क्या हो गई? अलग स्पीशीज ही बन गई। सीधा सा लॉजिक है, जैसे तुमने तस्मानियन वुल्फ देखा है, एडेप्टिव रेडिएशन का ही वापस एग्जांपल ले रही हूँ। ओरिजिन था एक ही जगह, अब यहाँ पे वो माइग्रेट नहीं हुए थे, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो देखो, ओरिजिनल स्पीशीज यहाँ पे था, उसमें क्या आने लगा? चेंजेस आने लगे। अब यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर लेके गए वो एज इट इज, उसमें अलग चेंजेस आने लगे। अब जब एक बड़े टाइम बाद मैंने यहाँ की स्पीशीज और यहाँ की स्पीशीज को कंपेयर किया, मैं बोलूंगी अरे ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है। सीधा सा एग्जांपल, हम सब लोग क्या है? होमो सैपियंस है कि नहीं? मतलब मैम हम सब लोग एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए थे। बिल्कुल सही, हम सब लोग एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए थे। सपोज करो हम सब लोग अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए, मतलब वो थे क्या? ओरिजिनल कैरेक्टर,
ठीक है। अब वहां से हम कुछ लोग माइग्रेट कर गए मंगोलिया में, कुछ लोग माइग्रेट कर गए ऊपर के साइड में अपने ठंडे स्कैंडिनेवियन कंट्री के साइड में, कुछ लोग एशिया के साइड में आ गए, ठीक है। कुछ लोग अपने जो रेड इंडियंस हैं उनको पता ही नहीं था बाद में, पर कुछ माइग्रेट, क्योंकि एट द एंड स्टार्टिंग में सारा जो अर्थ है वो लैंड है वो एक ही था, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया के नाम से कुछ याद आया, तो वो कुछ लोग माइग्रेट कर गए। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, टेक्टोनिक मूवमेंट होने लगा, सारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने लगे, ठीक है। अब अगर मैंने एक अफ्रीकन को कंपेयर किया और एक चाइनीज इंसान को कंपेयर किया तो मेरे को फीचर्स पूरे अलग दिखेंगे। अब बोलोगे मैम पर स्पीशीज थोड़ी ना अलग हुई, स्पीशीज नहीं अलग हुई पर रेसेस तो बन गई, ये एक अफ्रीकन रेस अलग बनी, मंगोलियन रेस अलग बनी। कहने को ओरिजिनल तो कहीं से ही निकले थे, एक ही जगह से निकले थे, पर निकलते निकलते क्या आने लगे, एलील्स एक्सप्रेस होने लगे, नए नए जीन्स ऐड होने लगे। अब ये है कि हमारी स्पीशीज अलग नहीं है, हम अभी भी होमो सैपियंस सैपियंस ही हैं, ठीक है। मतलब एक चाइनीज भी होमो सैपियंस है और एक अफ्रीकन भी होमो सैपियंस है, बट अब तुम फीचर्स में देखो कितना अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि वापस जीन पूल में नए जीन ऐड हो गए, नए जीन ऐड हो गए, नए एक्सप्रेस होने लगे। ओरिजिन एक ही जगह से था, ये जो माइग्रेट करके गई थी उसने अपने पुराने कैरेक्टर या पुराने जीन खो दिए, है अभी भी उसी के डीएनए पर, अब एक्सप्रेस नहीं हो रहे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वाले जीन, अब इसमें भी कुछ चेंजेस आने लगे। अब जब मैंने यहाँ पे एक टाइम बाद यहाँ का और यहाँ का कंपेयर किया, मैंने बोला अरे ये तो दोनों एकदम अलग अलग दिखते हैं, कहने को तो इंसान ही है, आई बात समझ में, वही चीज मैं बता रही हूँ, पर यहाँ पे अभी भी ये दोनों स्पीशीज ही चल रहे हैं। इस केस में फाउंडर्स इफेक्ट में पूरी सेपरेट अलग स्पीशीज ही फॉर्म हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जो दूसरा इफेक्ट है, कौन सा है, बॉटल नेक इफेक्ट। अब क्या बोलता है ये, पॉपुलेशन में बी ड्रास्टिकली रिड्यूस इन साइज ड्यू टू फ्लडिंग। अब देखो वही है कि पहले हुआ क्या था, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ पोर्शन माइग्रेट करके कहीं और चला गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन थी उसका नंबर ही कम रह गया, मतलब सिर्फ इतने ही बच गए, बाकी सब क्या हो गए, मर गए। क्यों मर गए? हो सकता है कुछ नेचुरल कैलामिटीज आई होंगी जैसे फ्लडिंग, ड्रॉट, एपिडेमिक डिजीज एंड अदर नेचुरल फोर्सेस और फ्रॉम चेंज इन द एनवायरमेंट, ठीक है। अब बेचारी जो बच गई, जो पॉपुलेशन बच गई, बस उतने ही जीन, मतलब पहले जीन पूल इतना बड़ा था, अब जीन पूल रिड्यूस डाउन होके बस इतना ही बच गया जितने लोग जिंदा है, जितने ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर स्पीशीज के जिंदा है। अब इसी में जो चेंजेस आने वो आएंगे, तो देखो द रिजल्टिंग अल्टरेशन एंड लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी आर टर्म्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट। तो हुआ क्या, एक जनरेशन, एक बड़ा पॉपुलेशन था, उसमें से आधे से ज्यादा मर गया किसी नेचुरल कैलामिटी, मतलब वो गए नहीं कहीं पर, मर गया, हट गया वहां से। अब जितना बचा रहा बस उसी में, ये एग्जाम्पल है जैसे एक्चुअल में जिराफ आया होगा, है ना। मैंने बताया कि जिराफ में म्यूटेशन हो रहा था, साइड साइड में नए नए जीन भी ऐड होते चल रहे थे। अब पता चला कि कुछ फ्लड आ गया होगा और जिनकी हाइट नेक छोटी थी, जिनका फूड ही ग्रासेस था, अब वो सिंस बाढ़ आ गई तो उनका फूड गया तो वो भी स्टार्व करके मर गए। मतलब ये समवॉट बॉटल नेक इफेक्ट में फिट हो रहे हैं, है ना। और जो हाइटेड थे जितने बच गए उन्हीं के जीन बस अब आगे जाएंगे। तो देखो तो हुआ क्या, एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। जो इतना बड़ा जीन पूल था उसमें से बस इतना सा बच गया, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। अब देखते हैं, द सेम चेंजेस ऑकर बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब यही होने लगा। अब हम अगर दूर से हम देखेंगे, बड़े पिक्चर में देखेंगे, हम बोलेंगे अरे जो लॉस हो गई थी वो अलग स्पीशीज थी और जो बची है वो अलग स्पीशीज है। ठीक, कॉमन सोर्स एक ही है, या तो माइग्रेट कर जाओ या तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन उसमें से आधी पॉपुलेशन हट जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। इसी को तुम्हारे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम से समझाए। भैया कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो अपन को डायग्राम बहुत अच्छे से समझ के जाना है। तो देखो ये है ओरिजिनल और ये है 3 पीक्स जो बन रही हैं, जो अपन ने सब समझा ना वो। तो देखो ये क्या है, ट्रेल है और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप है, मतलब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये एक पीक बन रही है, अब समझो, पहले एक स्टडी करो। फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब बहुत सारे जीन थे उसमें से जो बेस्ट नेचुरल सिलेक्शन से आगे पास हुए बस वही सर्वाइव करे, बाकी हट गए, ठीक है। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, हमेशा एक्सट्रीम्स वाले नहीं जिंदा रहते। देखो यहाँ पे सपोज करो लो और यहाँ पे एक्सट्रीम्स वाले थे, उनका पॉपुलेशन साइज कम है, बट जिनमें मीडियम है, जिनमें दोनों के कैरेक्टर है, ज्यादा सर्वाइवल के जिसका चांसेस है, उसका पॉपुलेशन नंबर सबसे ज्यादा है, उसकी सबसे ज्यादा पीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम्स रहोगे तो खोने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब मैम ऐसा आप बोल रहे हो
कि अगर कोई एक माइक्रोब की कॉलोनी है, एक माइक्रोब की कॉलोनी प्योर ऑटोट्रॉफ है, एक माइक्रोब की कॉलोनी प्योर हेटेरोट्रॉफ है और एक माइक्रोब की कॉलोनी ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, तो चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा किसके हैं? जो दोनों परफॉर्म कर सकता है, मीडियम साइज कॉलोनी, ठीक है। तो उसका नंबर क्या है? ज्यादा है, बट ऑब्वियस चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। इसलिए तो अभी तुम लोग भी तो देखो स्किल्स अपने, आजकल हम भी तो एक्चुअली इसी में बिलोंग करना चाहते हैं कि हमको सब आता हो। अगर कोई एक इंसान सपोज करो कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं सिर्फ सी सीख लूंगा या फिर सिर्फ पर्ल सीख लूंगा, नहीं, वो सी भी सीखेगा, C++ भी सीखेगा, पाइथन भी सीखेगा, जावा भी सीखेगा, सब कुछ आता है भैया, कहीं भी रख दो सब आता है। तो मैं मतलब सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं ना वेरिएशन जितना ज्यादा रहेगा सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखो ए में क्या हो रहा है, पीक्स गेट हायर एंड नैरोअर। अब वही जो इंडिविजुअल बचते जाएंगे उन्हीं वही का चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, तो नैरो होते चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आने लगा क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट, नए नए जीन्स ऐड होने लगे, ऐड हो रहे। तो अभी तो एक पीक था, धीरे धीरे वो दूसरे पीक में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि नए जीन्स ऐड हो रहे हैं, नए जीन पूल में नए जीन एलील्स ऐड हो रहे हैं। पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन, अब वन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, क्यों? नया चीज ऐड हो रही है। धीरे धीरे दो पीक बन गई, एक पीक थी, एक पीक की दो पीक बन गई। अब कुछ टाइम बाद अगर मैं इस पीक वाले ऑर्गेनिज्म को देखूं और इस पीक वाले ऑर्गेनिज्म को देखूं, दो अलग स्पीशीज ही नजर आएंगी। निकली कहां थी ओरिजिनल? एक ही जगह से निकली थी, पर क्या होने लगी? शिफ्ट होने लगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट आने लगा। हुआ क्लियर? इनके लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो, अब ये सब कुछ मैम हो क्यों रहा है? भैया म्यूटेशन के कारण। तो देखते हैं, तो म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के कारण। तो चलो, अच्छा पहले बताओ म्यूटेशन क्या है मैम? सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में कुछ चेंज आ गया, किसकी वजह से मैम? भाई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। बहुत बढ़िया। नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? वो म्यूटेशन आया, अगर कुछ अच्छा रहा, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, तो फिर वही वाला म्यूटेशन आगे बढ़ेगा। अगर कुछ नेगेटिव रहा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। चलो देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर स्टेबलाइज एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मतलब स्टेबलाइजेशन क्या है? जिसमें ऐसे कैरेक्टर है जिन वो जो क्या करे, वो स्टेबल करे कम्युनिटी को, है ना, मतलब सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या? लीड टू स्टेबलाइजेशन। या फिर डायरेक्शनल चेंज, एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इतना कंटिन्यूअस म्यूटेशन होते जा रहा है कि धीरे धीरे वो स्पीशीज ओरिजिनल स्पीशीज से कन्वर्ट होकर अलग अलग हो रही है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब ओरिजिनल कुछ और थी, पर अब धीरे धीरे जो ज्यादा अगली प्रोजेनी आ रही है उसमें वही वाले कैरेक्टर आते चल रहे हैं, पुराने वाले कम आ रहे हैं, ठीक है। और डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्टर्बेंस कर्व। मतलब वही जैसे ये जो दो कर्व पीक्स नहीं बन रही थी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले वाले में स्टेबलाइजेशन हो गया कि सारे इंडिविजुअल के पास एक ही एलील है, नया वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? कुछ जनरेशन डायरेक्शनल है ना, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहा है। कैसे हो रहा है डायरेक्शन में शिफ्ट? यहाँ देखो कि मोर इंडिविजुअल अब नए नए कैरेक्टर गेन कर रहा है एज कंपेयर टू पुराने वाले में। पर एक तीसरा वाला क्या है? इस वाले में दो पिक क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि मोर इंडिविजुअल ने क्या किया है? पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड, मतलब दोनों कैरेक्टर सेम नंबर पे एक्वायर होते चल रहे। तो धीरे धीरे ओरिजिन था कहीं और से, पर अब एक वाले ने एक कैरेक्टर ले लिया, एक वाले ने कैरेक्टर ले लिया। ऐसे समझते हैं इस चीज को। सपोज करो बालों का ही टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। तो थे पहले वेवी टेक्सचर वाले, मतलब नॉर्मल ऐसे ऐसे बाल थे, ठीक है। अब ये था एक मेजर कैरेक्टर जो पूरी जनरेशन में देखने को मिलता था, ये वाला हो गया तुम्हारे ग्राफ में, ये वाला, ठीक है। अब कुछ जनरेशन ने वेवी का कर्ली कर लिया, तो अब कुछ जनरेशन कर्ली ही हेयर लेने आने लगी और वेवी का नंबर कम होने लगा। कम नहीं बोल सकते, वेवी का नंबर भी कम था, पर ज्यादा नई जो जनरेशन आ रही थी वो कर्ली हेयर लेके आ रही थी, तो ये पीक शिफ्ट होने लगी। अब रिजल्ट ये हुआ कि अब जो अगली प्रोजेनी आ रही इक्वल नंबर में आ रही है, मतलब इक्वल वेवी भी आ रहा है, इक्वल कर्ली भी आ रहा है। पर अब यह है कि जो वेवी आ रहा है वो वेवी ही ले रहा है और कर्ली वाला कर्ली ले रहा है। तो धीरे धीरे देखो, एलील था कॉमन, एक ओरिजिन कहीं से था, अब धीरे धीरे क्या हो गया? दो सेपरेट पीक्स फॉर्म होने लगी। कुछ आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। तो वही चीज उन्होंने दी है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो सकता है? स्टेबल भी हो सकता है पहले वाले ग्राफ में, दूसरा डायरेक्शनल भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि अगली सारी जनरेशन वही वाला जीन पास कर रहा है और वही वाला जीन एक्वायर हो रहा है, फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो रहा है। या फिर डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, बिल्कुल एक ही पीक था, ओरिजिन एक ही था, पर उससे दो सेपरेट निकल रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं जैसे वेवी है तो उससे या तो एकदम स्ट्रेट हेयर बन रहे हैं या तो एकदम कर्ली बन रहे हैं, मतलब बीच का जो मेन कॉमन एंसेस्टर था वो है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या रहा है? बोथ एंड पे दो एंड फॉर्म हो रहे हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि
कि पूरा ग्राफ 2 में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, देखो हमने 3 कैरेक्टर्स पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, एंड आखिरी वाला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है मैम, क्योंकि भैया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सच वेरिएशन ऑकर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो अपन को क्या याद रखना है मैम इसमें से, कि सबसे पहले हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल कौन से बाइनोमियल इक्वेशन पे काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने फैक्टर है हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल में? 4। कौन कौन से? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, एक पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके अंदर 2 इफेक्ट पढ़ने, कौन कौन से? फाउंडर इफेक्ट, कि अगर एक पर्टिकुलर जो जीन कैरी कर रही है पूल, उसमें से एक थोड़ी पॉपुलेशन अलग चली जाए और सब में चेंजेस आने लगे धीरे धीरे, एक टाइम के बाद अगर हम दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये वाली एकदम सेपरेट स्पीशीज बन जाएगी और वो वाली एकदम सेपरेट स्पीशीज बन जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? फाउंडर इफेक्ट। दूसरा क्या है? बॉटल इफेक्ट। इसमें कोई माइग्रेट करके नहीं गया, वहीं पे है, उसी जगह पे है, पर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, बहुत जरा सी पॉपुलेशन का पार्ट रह गया, तो जीन पूल जेनेटिक वेरिएशन कम हो गया। अब जो जितना सा बचा था वही एक अपनी अलग स्पीशीज बन गई, क्योंकि ओल्ड वाला जो था जितने भी जीन वो लॉस हो गए, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा? जेनेटिक ड्रिफ्ट था, ठीक है। तीसरा क्या है? अब ये ड्रिफ्ट आ क्यों रहा है? म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए, जिसके कारण क्या हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। अगर वही कॉमन कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है तो एक क्या है? स्टेबल है वो कम्युनिटी। अगर उसी में जैसे मैंने बताया कर्ली हेयर पूरे पॉपुलेशन के कर्ली नहीं, वेवी हेयर है, वेवी हेयर है, वेवी हेयर है, पर उसमें से अब जो अगली जनरेशन आ रही है उसमें सिर्फ कर्ली हेयर कर्ली हेयर कर्ली हेयर आ रहा है, मतलब वेवी कर्ली, मतलब वेवी अपना मेन चल रहा है, उसे कर्ली, तो उसको हम क्या बोले? एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगा तो डायरेक्शनल। पर अब जो डायरेक्शन मतलब अभी तक वेवी भी आ रहा था और कर्ली भी आ रहा था, अब एकदम 2 सेपरेट एंड फॉर्म हो रहे हैं, कर्ली हेयर आ रहा है और स्ट्रेट हेयर आ रहा है। तो क्या हो रहा है? बीच का सेंटर था वेवी, अब उसी से स्ट्रेट हेयर का अलग पीक बन रहा है और कर्ली हेयर का अलग पीक बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रप्शन, ठीक है। और चौथा क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है। तो वही जो क्रॉसिंग ओवर होती है एक्स, जो एक्स नहीं, एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो आर्म्स इंटरचेंज होती है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी का रिजल्ट होता है, इतने ज्यादा वेरिएशन आए उसी का रिजल्ट होता है न्यू जीन ऐड होते चलते हैं पॉपुलेशन में। हुआ क्लियर? तो वही क्या करता है? वेरिएशन कॉज करता है, और जो कैसा है? कंटिन्यूअस वेरिएशन हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ मैम? इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पीशिएशन हो गई, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। तो वही पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। तो स्पीशिएशन बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। एक को बोलेंगे हम क्या? इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर, या फिर इंटर स्पेसिफिक, 2 स्पीशीज के अंदर, मतलब बीच में। मतलब मैम कैसे? अच्छा पहले मुझे ये बताओ स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ये तुमने 11th पे पढ़ा हुआ है मैम। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, और एक फर्टाइल पॉपुलेशन को बर्थ दे रहे हैं, ठीक है। मतलब मैम अगर टाइगर की एक स्पीशीज है, मैं ये बोल रही हूँ, जब वो अंदर ही इंटरब्रीड कर रहे हैं तो जो अगला प्रोजेनी दे रहे हैं या अगली जो जनरेशन दे रहे हैं ऑफस्प्रिंग, वो भी फर्टाइल है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 तरीके से होता है। एक, जब अंदर ही चेंजेस आने लगे, जिसको इंट्रा स्पेसिफिक बोला, क्योंकि अंदर ही एक ही स्पीशीज के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? जिसका रिजल्ट क्या हो? एक एलोपैट्रिक स्पीशीज बन रही है और एक सिम्पैट्रिक स्पीशीज बन रही है। क्या है ये? मैं आऊंगी 2 मिनट में। और दूसरा, अभी तक एक ही स्पीशीज के अंदर चेंजेस आ रहे थे, अब ये हो रहा है 2 अलग अलग स्पीशीज आ रही है, मर्ज हो रही है और एक नई स्पीशीज को क्रिएट कर रही है, जिसको क्या बोल रही हो? इंटर स्पेसिफिक। 2 स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ऐसे समझ लो गुलाब है, ठीक है, तो गुलाब है, एक व्हाइट कलर का है और एक रेड कलर का है, 2 अलग अलग वैरायटी है, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, मेरा बन गया पिंक या शेडेड बन गया। तो ये क्या है? हम इंटर स्पेसिफिक या हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। या फिर पोमैटो एग्जांपल हुआ, पोटैटो है, टोमेटो है, दोनों को मर्ज कर दिया, क्या बन गया? पोमैटो, नई स्पीशीज बन गई, तो उसको क्या मैं बोलूंगी? हाइब्रिडाइजेशन। जनरली ये कहाँ करते हैं? हमारे प्लांट्स में, क्रॉप्स में ये बहुत ज्यादा होता है, और ये फर्टाइल भी जनरेशन आगे देती है। एनिमल्स में इसका चांसेस थोड़ा कम है, जैसे तुमने म्यूल या खच्चर सुना होगा, है ना, डोंकी और हॉर्स का क्रॉस रहता है, तो जो म्यूल या खच्चर अगर मेल रहा तो, और हिन्नी अगर उसे मेल नहीं, अगर हिन्नी और म्यूल, ये दो क्या है? हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है, 2 अलग अलग स्पीशीज है, क्रॉस हो रहा है। पर म्यूल और म्यूल को ये हिंदी में खच्चर बोलते हैं, और जो हिन्नी है, दोनों के दोनों क्या है?
इनफर्टाइल है, तो ये अलग स्पीशीज नहीं बोल सकती मैं, पर प्लांट्स के केस में वो स्पीशीज क्रिएट हो जाती क्योंकि वो सारी क्या रहती है, फर्टाइल रहती। हुआ इतना क्लियर? अच्छा, अब देख लेते हैं स्पीशिएशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर पुरानी में से ही फॉर्म हो रही है, अंदर ही कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो अलग अलग स्पीशीज मर्ज होकर एक नई स्पीशीज बना रही है तो उसको किस में रखेंगे, इंटर स्पेसिफिक। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। तो देखो अब एक एक करके अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन। वापस मैम ये किस तरीके से आएंगे, घबराओ मत, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम उसके एमसीक्यूज लगाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पूछा किस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब मैंने बोला था एक ही स्पीशीज के अंदर अगर कुछ चेंज आने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर दो स्पीशीज मर्ज हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। होता है ना तुम्हारे स्कूल में, तुमने देखा होगा इंटर हाउस कंपटीशन या इंट्रा हाउस कंपटीशन, तो ये उसी तरीके से। इंटर का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में, मतलब दो सेपरेट चीजों के बीच में, और इंट्रा मतलब अंदर ही, मतलब एक ही चीज के अंदर। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इंट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोपैट्रिक स्पीशीज। अब समझते हैं एक एक करके, एक लाइन पढ़ूंगी फिर समझाऊंगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेगमेंट, मतलब एक नई स्पीशीज बनी है, क्यों, क्योंकि सेपरेशन हुआ है किसका भैया, सेगमेंट का हुआ। मतलब सपोज करो ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से एक छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा पॉपुलेशन क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, किससे, अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, बाय डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल बैरियर, मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर हो गया, या फिर वो मूव कर गया। देखो लिखा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आल्सो कॉजेस एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, मतलब ये हम बोल सकते हैं ये एक पॉपुलेशन थी, उसके बाद क्या हुआ, हो गया, हो सकता है जैसे ऐसे समझते हैं कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे सारी पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। अब हो सकता है अर्थक्वेक आया तो ये पहाड़ दो में डिवाइड हो गया, दो पहाड़ में डिवाइड हो गया। अब दो पहाड़ में डिवाइड हो गया तो यहाँ की कुछ पॉपुलेशन क्या हुआ, अलग हो गई, अलग हो गई। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब तुम देखोगे, सपोज करो ये पहाड़ है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक पॉपुलेशन रहती थी। अब क्या हुआ, अर्थक्वेक आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसे 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 और एक ऐसे ऐसे अलग पहाड़ में कन्वर्ट हो गया टाइम के साथ। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम ये पहाड़ ऐसे कैसे रह गए तो गिर जाएगा, ये अभी मत बोलना, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आधी पॉपुलेशन यहाँ रह गई और ये जो कटी हुई पॉपुलेशन है वो यहाँ चली गई। ठीक है, आई क्या कहानी समझ में? ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अगर एक टाइम के बाद मैं देखूंगी ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, ये थी, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, कुछ पॉपुलेशन यहां बच गई, ये पॉपुलेशन अलग हो गई, ज्योग्राफिकल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अलग हो गई, एलोपैट्रिक स्पीशीज। ठीक है, उसी के अलावा मतलब मैम अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो कैसे होगा, माइग्रेट कर गई। अब यहाँ की कुछ स्पीशीज ने बोला नहीं हमको नहीं रहने का तुम्हारे साथ, हम अलग जा रहे, कहीं और जाके बसेंगे, तो वो अलग जाके बस गए। अब हुआ ये कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब मैं यही अलग हुई स्पीशीज को देखूंगी जिसका पहले जीन पूल कॉमन था, बट एक पर्टिकुलर जीन पूल का सेटअप अलग हो चुका है, या तो नेचुरल कुछ जैसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या तो वो खुद माइग्रेट हो गए, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं जब ये देखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये स्पीशीज अलग तरीके से अडेप्ट हो जाएगी, क्योंकि अलग हैबिटाट में गई है, अलग एनवायरमेंट में गई है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल स्पीशीज। तो कुछ टाइम बाद इसके जीन पूल एकदम अलग रहेंगे। क्यों अलग रहेंगे जीन पूल, क्योंकि एडाप्टेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। आई बात समझ में? और जब अब मैं इस स्पीशीज को देखूंगी, निकली ये जरूर यहीं से है, पर अब पूरी क्या हो चुकी है, सेपरेट स्पीशीज बन चुकी है। ठीक है, देखो दूसरी लाइन क्या लिखी है, द मोड ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। अब ये एडाप्टिव रेडिएशन का भी रिजल्ट है, और माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आल्सो कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीशीज। मतलब एलोपैट्रिक स्पीशीज कब बनेगी, एक कॉमन पॉपुलेशन था, उसमें से कुछ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये स्पीशीज अलग हो गई, या फिर खुद ही माइग्रेट हो गई। अब क्या हुआ, अब देखो कॉमन, एक ही कॉमन पॉइंट था, कॉमननेस था ना। एडाप्टिव रेडिएशन मैंने कैसे बोला था, यूं होता है ना, कि एक ही कॉमन चीज है, मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट रेडिएशन हुआ। ठीक है, तो अब साथ में पर डाइवर्जेंट तो है पर अलग अलग फंक्शन होने के कारण अब मैं जब इस स्पीशीज को और इस स्पीशीज को देखूंगी तो इसमें क्या हो चुका है, एडाप्टेशन आ चुका है। क्यों आ गए, क्योंकि ये नए हैबिटेट में चला गया। तो सिंस एडाप्टेशन आ चुका है तो इसमें म्यूटेशंस भी आए, नेचुरल सिलेक्शन भी हुआ, और अब ये अपनी ओरिजिनल स्पीशीज से अलग हो गई है।
हुआ क्लियर? दूसरा देखते हैं कौन सा है, सिम्पैट्रिक स्पीशीज। दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, बस उसमें कुछ ग्रुप आपस में ही क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पूरे फुल होल पॉपुलेशन के साथ नहीं कर रहे। तो जो वो सिर्फ वो जीन्स है वही अंदर के अंदर उस पर्टिकुलर स्पेस में क्या कर रहे हैं, आगे पास ऑन हो रहे हैं। तो अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखूंगी तो ये स्पीशीज भी मेरे को अलग दिखेगी। कहने को तो ये मेन स्पीशीज को ही बिलोंग करती है। जैसे अगर मैं ज्यूस कम्युनिटी देख लो, ये तुमने पढ़ा होगा टर्म 1 में जेनेटिक्स में, है ना। सबसे ज्यादा क्या रहता है, वो भी इंटर पॉपुलेशन ही बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो रॉयल ब्लड वाले रहते हैं उनका भी ऐसा रहता है कि अंदर के अंदर ही हम रिप्रोड्यूस करेंगे। अब उनका ये रहता है कि रॉयल खानदान है, रॉयल ब्लड है, इसलिए उसी वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो इनहेरिटेबल बीमारियां रहती है, क्यों, तुमको याद करो, तुमने याद किया होगा टर्म 1 में इस तरफ से रेसेसिव कैरेक्टर आया, मम्मी की तरफ से क्या रेसेसिव कैरेक्टर, पापा की तरफ से रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव बन के क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया। और वो जो पर्टिकुलर सेट्स ऑफ बीमारियां, डिजीज, वो उसी इसमें देखने को मिलती है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, तो हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी भी बोलते थे, है ना। क्यों रॉयल बीमारी, क्योंकि वो क्या थी, सिर्फ अंदर के अंदर वो पूरा रॉयल खानदान के बीच में शादी होती रहती, कजिन्स के बीच में शादी होती रहती थी। तो यहाँ से रेसेसिव कैरेक्टर, यहाँ से रेसेसिव कैरेक्टर, बस अंदर अंदर घूमता रहेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये समवॉट कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है सिम्पैट्रिक स्पीशीज में। है तो एक ही पॉपुलेशन, पर पर्टिकुलर पॉपुलेशन अपने क्या शो करे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो कर रही है। मतलब फुल पूरी पॉपुलेशन के साथ ना रिप्रोड्यूस करके, बस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पहले क्या आया, पॉपुलेशन डिवाइड हो गई, सपोज करो छोटी छोटी कम्युनिटीज में, तो वो वहीं क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण क्या हो रहा है, एक नई स्पीशीज का ओरिजिनेशन हो रहा है। ओरिजिनली उसका जीन पूल तो कॉमन है, बट क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब तुम थोड़ा एक टाइम ड्यूरेशन पास हो जाएगा तो तुमको इनके कैरेक्टर अलग दिखने लगेंगे, इनके कैरेक्टर अलग दिखने लगेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, चिचलेट फिश इन लेक विक्टोरिया, म्यूटेशन आर हेल्पफुल इन सिम्पैट्रिक स्पीशीज। अब चिचलेट, अब कहने को 200 स्पीशीज थी चिचलेट लेक में, अब सारे के सारे चिचलेट फिश ही थी, पर अंदर अंदर क्या हो गया, उनके ग्रुप्स बन गए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। अच्छा बताओ ये कहाँ वर्ड तुमने सुना हुआ है, अभी टर्म 2 की तैयारी की होगी ना, तो चिचलेट विद फिशेस कहाँ सुना था तुमने, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में। देखो ऐसे ही याद करना है, कहाँ पे, इवल क्वाड्रेंट पे, जब बाहर से नाइल पर्च लाई गई विक्टोरिया में, तो वहां की 200 चिचलेट लेक्स का क्या हो गया, फिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया। याद आया? चलो आगे मूव करें, तो ये क्या था, ये सारा ये था इंट्रास्पेसिफिक। अब दूसरा कौन सा है, इंटरस्पेसिफिक, मतलब दो स्पीशीज को मर्ज करके ले आए वापस। स्पीशीज की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्दर जो प्रोजेनी आ रही, मतलब फर्दर जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो कैसी है, फर्टाइल है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, सक्सेसफुल या एक स्पीशीज है, ठीक है। ये स्पीशीज की डेफिनेशन होती है। अब मैंने तुमको बताया था कि तुमने म्यूल का नाम सुना होगा, खच्चर का नाम सुना होगा, हिन्नी का नाम सुना होगा, तो ये क्या है, ये भी क्रॉस है दो स्पीशीज के बीच में। जैसे हो गया तुम्हारा हॉर्स और तुम्हारा डोंकी, पर ये जो म्यूल होता है या खच्चर होता है, ये क्या रहता है, स्टेराइल रहता है, मतलब ये अपनी आगे प्रोजेनी नहीं बढ़ा सकता, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या अलग स्पीशीज में रखेंगे, नहीं रख सकते, ठीक है। चलो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो वही मैंने बोला इंटरस्पेसिफिक को हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। टू डिफरेंट स्पीशीज ऑन क्रॉसिंग में गिव राइज टू अ हाइब्रिड दैट ऑन डबलिंग ऑफ इट्स क्रोमोसोम फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। वापस एनिमल में ऐसा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनरली जो ऑफस्प्रिंग होती है वो कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। एग्जाम्पल म्यूल मैंने बोला, हिन्नी बोला, ठीक है। पर अब प्लांट्स में ये चीज सक्सेसफुल रहती है। अब बोलोगे मैम ऐसे तो पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट होगी ना, कि जैसे सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म उसका 2n है, दूसरा का 2n है, दोनों मर्ज हो गए और ये कुछ 4n बना रहा है। अगर मतलब पूरा रिजल्ट के बाद, मियोसिस हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ बना रहा है, अजीब सा नंबर बना रहा है, पॉलीप्लॉइडी हो रहा है, हाँ, पर ऐसे तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहना चाहिए। जनरली एनिमल किंगडम में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में ये जिंदा रह जाता है। देखो वही एग्जाम्पल लिखा है, ट्राइकम एस्टिवम, ठीक है। अब ये क्या है, हेक्साप्लॉइड, हेक्सा मतलब 6 और प्लॉइड मतलब 6n है। अब बोलोगे मैम ऐसे जिंदा रह पा रहा है, हाँ जिंदा रह पा रहा है। उसके बाद गॉसिपियम हर्बेशियम, ये क्या है, टेट्राप्लॉइड, 4n। आई बात समझ में, क्योंकि देखो प्लॉइडी, अगर मैंने हैप्लॉइड बोला था n होता है, डिप्लॉइड बोला तो क्या होता है, 2n होता है, ट्रिप्लॉइड बोला तो 3n होता है, 4n के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, टेट्राप्लॉइड। और 5n
जल्दी बताओ, खुद सोच के, पेंटाप्लॉइड, फिर हेक्साप्लॉइड, वही सेम जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मेथ एथ प्रॉप। अब यह बोलोगे मैम यहाँ तो मेथ एथ प्रॉप नहीं लिखा है, पर टेट्रा होता है, पेंटा होता है, हेक्सा होता है, हेप्टा होता है, वो वैसे ही बोलोगे। वापस मैं बोल रही हूँ, एनिमल किंगडम में ऐसी पॉलीप्लॉइडी सर्वाइव नहीं कर पाती, अगर सर्वाइव कर भी गई तो कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। वापस टर्म 1 में तुमने पढ़ा होगा, बताओ किसकी ट्रिप्लॉइडी आ जाती है? डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी, मतलब जो क्रोमोसोम 2 नंबर में होना चाहिए वो 3 नंबर में आ जाता है, तो है तो एबनॉर्मलिटी, पर वो बच्चा आ भी गया, पर वापस वो कैसा है? एबनॉर्मल है, डाउन सिंड्रोम है, उसको मंगोलियन सिंड्रोम है, ठीक है। पर प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है हेक्साप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अब देखो ये एक थ्योरी है, एक और थ्योरी दी गई, कौन सी? म्यूटेशन थ्योरी। या म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरीज ने। तो बहुत बार क्वेश्चन म्यूटेशन थ्योरी के नाम पे आता है, बहुत बार ह्यूगो डी वेरीज की गिवन थ्योरी के नाम पे आता है। मतलब याद रखना, बेसिकली वो म्यूटेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं किस पे किया था इन्होंने ये थ्योरी, किसको ऑब्जर्व करके दी थी? इवनिंग प्राइमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला क्या था? सम ऑफस्प्रिंग शो द अपीयरेंस ऑफ अ सडन और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन। अब नाम ही है मैम म्यूटेशन, तो जल्दी बताओ म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए, एकदम सडन आ गया। किस वजह से आया? वही 3 फैक्टर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है, इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? इवनिंग प्राइमरोज। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। दैट ह्यूगो डी वेरीज या म्यूटेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, अब इवनिंग प्राइमरोज भी नहीं देंगे, वो क्या देंगे? उसका साइंटिफिक नेम ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन देंगे, तुमको उसमें से एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। वापस नेगेटिव मार्किंग है, तो एकदम फुल एंड फाइनल श्योर शॉट जिस पे हो वही मार्क करके आओगे। अब आते हैं, उन्होंने क्या बोला कि सारे ऑफस्प्रिंग एकदम सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, एक में कुछ क्या आ गया? एकदम सडन वेरिएशन आ गया। देखो क्या लिखा है? शो द अपीयरेंस ऑफ सडन और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन। अब उन्होंने क्या बोला? यही जो सडन वेरिएशन है उनको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मतलब जो कंटिन्यूअस, मतलब जो मम्मी पापा के कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में आए, वो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब इसी चेन को किसी ने ब्रेक कर दिया, तो कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया, इसलिए नाम है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हुआ क्लियर? तो वापस अपन को इसमें याद क्या रखना है कि कौन, किसने ये थ्योरी दी थी, किसको ऑब्जर्व करके दी थी और क्या बोलती है ये थ्योरी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब ये थ्योरी के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ गए, तो देखते हैं। सबसे पहले, द लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऑब्जर्व बाय ह्यूगो डी वेरीज वो एक्चुअली ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिएशन। तो एक्चुअल में म्यूटेशन मतलब अब हम पढ़ चुके हैं 12 बोर्ड के लिए टर्म 1 में कि म्यूटेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन है ना, फिर डिलीशन म्यूटेशन, वो पॉइंट में आ गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब इतना सा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है। अब उन्होंने एक उत्ते से बोल के उसको पूरा म्यूटेशन घोषित कर दिया। म्यूटेशन तो है, पर एक्चुअल रीजन क्या था उसके आगे, उसके पीछे जो जिन्होंने ह्यूगो डी वेरीज ने जिसको ऑब्जर्व किया था, बेसिकली था वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन, ठीक है। अब जीन म्यूटेशन यूजुअली ब्रिंग अबाउट ओनली अ माइनर चेंज। अब जीन म्यूटेशन, एक जीन चेंज हो रहा है तो सिर्फ छोटा सा हल्का सा चेंज आएगा। अब बोलोगे मैम ऐसा तो है नहीं, अगर एडीए का ही देख लो, तुमने टर्म 1 में, वापस टर्म 2 में भी आया था, एडीए होता है या सिकल सेल एनीमिया होता है तो वो तो एक पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, GAG की जगह पे GUG लग जाता है, पर उससे इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है। हाँ होती है, पर उस पर्टिकुलर, क्या पूरी पॉपुलेशन में चेंज आ गया? नहीं, मैं उस इंडिविजुअल में जरूर चेंज आ रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने, आप बोलोगे मैम पर चेंज तो है ना, हाँ है, पर कैसा है? वो माइनर चेंजेस है। अब यहाँ पे वो ज्यादा रेफरेंस किसको दे रहे हैं? जो पॉजिटिव म्यूटेशन है, धीरे धीरे कोई चीज इवॉल्व हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। देखो रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कोई इंसान, जैसे जिराफ, वापस जिराफ ले रहे, भले वो लेमार्क नहीं देती, पर अपन उसको म्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है। कि अगर ह्यूगो डी वेरीज की बात माने तो जिराफ था, एक में गर्दन लंबी आई और सब में धम 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 म्यूटेशन होने लगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सडन चेंज आया और वो लार्ज लेवल पे म्यूटेशन होने लगा और सबकी गर्दनें लंबी हो गई। पर एक्चुअल में हुआ क्या था? हमको पता है कि किसी एक जिराफ में म्यूटेशन आया, उसकी गर्दन एकदम लंबी नहीं हुई, थोड़ी सी लंबी हुई। फिर ये अलग बात रही कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, बाढ़ आ गई, तो जो जिराफ श्रब्स पे या छोटे छोटे हर्ब्स, ग्रासेस पे फीड करते हैं, उनका खाना खत्म हो गया। तो अब कौन बचा रहा है? जिनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्यादा ऑप्शन था ना फीड करने का। फिर यही चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। फिर थोड़ा सा
किसी और अगली जनरेशन में और थोड़ा सा चेंज आया तो जो गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है वो और थोड़ी लंबी होगी। फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम के बाद आज जो हमको जिराफ दिख रहा है वो है भैया फाइनल जिराफ। ठीक है, तो वापस देखो, तो रेट ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, बहुत स्लो रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर इनके अकॉर्डिंग नहीं, फास्ट, एकदम फास्ट। रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब म्यूटेशन होगा धीरे धीरे एज कंपेयर टू द इवोल्यूशन। ठीक है, अब chromosomal aberration have little significance in evolution as they are quite unstable। अरे बाबा, chromosomal aberration unstable ही होते हैं, रहते ही नहीं है। वापस देख लो, जैसे अगर तुम प्लांट्स में देखो तो पॉलीप्लॉइडी जिंदा रह जाती है, पर क्या एनिमल में पॉलीप्लॉइडी जिंदा रह जाती? नहीं, या तो वो फीटस या जो बेबी है वो कंसीव ही नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी खुद ही उसको रिजेक्ट कर देती है कि तो पॉलीप्लॉइडी है, नहीं हो पाएगा, मतलब वो जाइगोट में ही कन्वर्ट नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हो भी गया किसी वजह से तो कैसा रहेगा वो, एबनॉर्मल। जैसे अभी मैंने बताया डाउन सिंड्रोम के केस में सिर्फ एक क्रोमोसोम, अब कहने के तो मैम एक ही क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोमल एब्रिएशन ही है, तो क्या हो गया, एक क्रोमोसोम इन एक्स्ट्रा आ गया, पर वो ऑर्गेनिज्म का तो लाइफ खराब हो गया क्योंकि वो कैसा पैदा हुआ है, एबनॉर्मल पैदा हुआ है। आई बात समझ में? तो वापस ये कैसा है, जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन है सबसे पहले वो क्या रहेगा, अनस्टेबल, मतलब वो कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं कि आगे पास ऑन होगा। बात समझ में? तो क्या है, जो स्टेबल रहता है वही फैक्टर्स या वही कैरेक्टर आगे पास ऑन होते हैं, जो अनस्टेबल रहता है वो खुद ही एक टाइम के बाद उस पॉपुलेशन से वो जीन एलिमिनेट हो जाता है। अरे नॉर्मल जीन ही एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे बताओ, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमेशा वेरिएशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो नए नए जीन ऐड हो रहे हैं और जो पुराने वो खोते जा रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पहले के लोग को देख लो तुम, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी, अब देखो नए नए कैरेक्टर जीन ऐड हो रहे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पैदा हो रहे हैं, एकदम ऐसे ही कैलकुलेशंस कर देंगे, है ना, पर अब वो जो हाइट वाला जीन था या स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला जीन था वो खोते चले जा रहा है। तो ये धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, पर हाँ तुम अब एक बड़े पिक्चर पे तो ये डिफरेंस देख ही सकते हो। ठीक है, चलो आगे मूव करें। तो ये क्या था, ये ऑब्जेक्शन थे किसकी थ्योरी पे, ह्यूगो डिवेरिस या म्यूटेशन थ्योरी पे। उन्होंने बोला था कि सडन चेंज होता है इसलिए सारी पॉपुलेशन न्यू में चेंज हो जाती है, म्यूटेशन थ्योरी बोलती है। और इन्होंने ऑब्जेक्शन क्या कि नहीं, म्यूटेशन होते हैं पर कैसे होते हैं, बहुत स्लो रहते हैं। दूसरा जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन था जिसके ऊपर बेसिकली ह्यूगो डिवेरिस ने पूरा, म्यूटेशन नहीं था वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन था, पर वो तो वैसे ही खुद क्या एब्रिवेशन, वो खुद ही पॉपुलेशन से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या रहता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले इवोल्यूशनल थ्रू एजेस, मतलब पूरा इवोल्यूशन को हमने ये देख लिया ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसी हुई, उसके बाद हमने ये देख लिया कितने लोगों ने गलत थ्योरी दी, बकवास थ्योरी दी, फिर एक्चुअल की करेक्ट थ्योरी क्या है, फिर करेक्ट थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली लैब में मिलर ने प्रूव करके दिखाया, यहां तक क्या था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर हमने इवोल्यूशन की गलत थ्योरी पढ़ी, वैसे हमेशा गलत थ्योरी पहले पढ़ते हैं, फिर हमने सही थ्योरी पढ़ी, सही थ्योरी के बाद फिर कुछ अलग अलग थ्योरीज भी आई, जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ये भी गलत था, फिर हमने करेक्ट वाली थ्योरी पढ़ी, और अब हम पूरे टाइमलाइन को एक बड़े पिक्चर में देख रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ कैसे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कितना, 2000 मिलियन ईयर ओल्ड, माया मतलब मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, क्या हुआ था, पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर हुआ था। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि 4.5 मिलियन अर्थ पुरानी और 0.5 पहले लाइफ फॉर्म आया था। हाँ आया था लाइफ फॉर्म, यहाँ पे मतलब समवॉट सेल का बना था, पर वहां पे वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चल रहा था, और इसे इन बिटवीन, अब कुछ थ्योरी बोलती है इन बिटवीन, कुछ थ्योरी बोलती है अराउंड 500 माया। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर हुआ अर्थ पे, उसके बाद 500 मिलियन ईयर ओल्ड क्या हुआ, पहला इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुआ और जो एक्टिव था। फिर उसके बाद 350 मिलियन ईयर ओल्ड जॉलेस फिशेस आ गई भैया, देखो मछलियां आ गई। सबसे पहले लाइफ कहाँ ओरिजिनेट होती है, वाटर में, तो पहला सेल भी कहाँ बना था, वाटर में, जो एक क्या था, आर्की बैक्टीरिया था, है ना, एक्चुअली बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो सिर्फ क्या था, सिंपल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं था, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोसेल बोलते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक था, कीमो हेट्रोट्रॉफिक था। याद आया, कुछ कुछ ऐसे याद करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो धीरे धीरे यूनिसेलुलर बन गए। इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या, आ गया मल्टीसेलुलर पिक्चर के अंदर, है ना, तो मतलब बिल्कुल प्रॉपर कौन सा है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब एनिमल किंगडम तक आ गए, एनिमल किंगडम आ गए। उसके बाद कहाँ आ गए, ये जॉलेस फिशेस, फिशेस मतलब क्या, वर्टिब्रेट्स आ गए, वर्टिब्रेट्स भी आ गए। 320 मिलियन ईयर ओल्ड सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स भी आ गए। मतलब देखो ये पैरेलल चल रहा है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ग्रो हो रहा है, फिर यहाँ पे सीवीड्स और
कुछ फ्यू प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। उसके बाद 280 to 345 मिलियन ईयर ओल्ड एम्फीबियन आ गए। तो फिशेस, अब फिशेस आगे कहाँ बढ़ेगा, एम्फीबियन में। तो एम्फीबियन इवॉल्व्ड इनटू रेप्टिलियन, लो रेप्टाइल्स भी आ गए। तो वापस मैंने बोला था फिशेस आई, फिर एम्फीबियन आए, एम्फीबियन से रेप्टाइल आई, और रेप्टाइल से दो ब्रांचेस निकली। कौन कौन सी, एक तुम्हारे निकली एव्स वाली, बर्ड्स वाली, और एक निकली मैमल्स वाली। तो देखो अभी वही आएगा, 200 मिलियन ईयर ओल्ड रेप्टाइल डोमिनेटेड द अर्थ। तो रेप्टाइल डोमिनेटेड अर्थ ये वाले कौन से, जब डायनासोर्स सबसे ज्यादा थे नंबर में, है ना। तो उसका नाम कैसे याद रखोगे, अभी मैं पीरियड्स भी सिखाऊंगी। जुरासिक पीरियड, तभी नाम है उस मूवी का जुरासिक पार्क, कि जो गोल्डन एज है डायनासोर्स का, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो जुरासिक मतलब गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। तो कब था ये, 200 मिलियन ईयर ओल्ड था, जहां पे रेप्टाइल्स क्या करते थे, डोमिनेट करते थे अर्थ को। उसके बाद 65 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज बोली गई हैं कि 65 मिलियन ईयर ओल्ड पहले अगो क्या हुआ था, आइस एज आई थी। अब सिंस रेप्टिलियंस क्या थे, पॉइक्लोथर्मिक, या फिर दूसरा नेम स्टेनोथर्मल, या एक और नेम मैम कन्फॉर्मर। एक और नेम जल्दी बताओ मैम कौन सा होता है, स्टेनोथर्मल हो गया, पॉइक्लोथर्मिक हो गया, उसके बाद कोल्ड ब्लडेड हो गया, और जो अपना स्टेनोथर्मल हो गया। 3 नेम्स हो गए, ठीक है। अब देखो तो ये क्या कर सकते हैं, ये होम्योस्टैसिस कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी यहाँ पे थ्योरी दी गई है कि डायनासोर एकदम गायब कैसे हो। इसमें से एक थ्योरी बोलती है कि आइस एज आ गई, एकदम अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो पूरी जगह आइस बनने लगी। इतना आइस बन गई तो सिंस ये कोप अप नहीं कर पाए, क्योंकि जो बाहर टेम्परेचर वो अंदर टेम्परेचर, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ कि ये फाइनली क्या हो गए, एकदम सडनली क्या हो गए, गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि बाहर से मीटियोराइट की शावर हुई और अर्थ पे डिस्टर्ब हो गया और फिर ये गायब हो गया। कौन सी थ्योरी सही ये आज तक प्रूव नहीं है, बहुत सारी बस हाइपोथेसिस ही दी हुई है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ, 54 to 65 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मैमल टुक ओवर द अर्थ आफ्टर रेप्टाइल्स। और आज तक कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, भैया मैमल ही कर रहा है, हम है ना, टॉप ऑफ द फूड चेन। चलो अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आएगा नहीं एंट्रेंस एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो किसी भी चीज को हम सबसे पहले किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हम इसमें डिवाइड कर, इससे बेटर है एक और मैं तुम्हें चार्ट दूंगी, हम बाद में ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम यहां से शुरू करते हैं, टाइम स्केल। देखो किसी भी चीज को हम टाइम लाइन को, इवोल्यूशनरी टाइम लाइन को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, एरा में डिवाइड कर सकते हैं, एरा, ठीक है। टोटल कितने एरा होते हैं, 4 एरा होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हारी जो बुक का एरा देख लेते हैं, उन्होंने कौन से दिया है, देखो यहाँ पे उन्होंने 3 एरा मेंशन किए, कौन से, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो सीनोजोइक क्या है, करंट वाला जो अभी चल रहा है ना, उसको अब ये उल्टा दिया है मैम, समझो। या तो अगर तुम टॉप से बॉटम पढ़ोगे, यहां से यहां पढ़ोगे, मतलब ये लेटेस्ट टू ओल्ड चल रहा है, आई बात समझ में। और अगर नीचे से ऊपर पढ़ रहे हो तो वापस नीचे क्या है, सबसे ओल्ड है और ऊपर सबसे लेटेस्ट है। तो याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सिंस तुम्हारा एग्जाम एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ा रही हूँ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आ सकते हैं, ज्यादा मैं उसके एमसीक्यूज करवाऊंगी, तब तुम्हें क्लियर होगा कि इसी चीज को कैसे पूछ सकते हैं। ये अपन को याद क्या रखते हैं, यहाँ सीक्वेंसेस याद रखने हैं कि सबसे पहले, क्योंकि वो हो सकता है वो पूछ रहे हैं कि द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 या 4 एरास, जो भी दे, और उसके अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। 4 ऑप्शन देंगे, पहले मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर तुम्हारा आ गया पेलियोजोइक, फिर ऐसे अरेंज करके। तो अपन को सीक्वेंस भी याद करना है। तो सबसे पहले क्या आया था, पेलियोजोइक, फिर कौन आया था, मीजोजोइक, और सबसे आखिरी में कौन आया था, सीनोजोइक, ठीक है। आखिरी मतलब लेटेस्ट वाला अभी जिसमें चल रहे हैं। तो एक बार ये डायग्राम दिखाऊंगी और फिर उसके बाद एक और एनसीईआरटी का डायग्राम, फिर हम टेबल पढ़ेंगे। याद अपन को सारी चीजें टेबल से करनी है, पर यहां से कुछ आइडिया लेते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, पेलियोजोइक। अब पेलियोजोइक देखो तो ये आखिरी वाला क्या है, एरा है, फिर क्या है, पीरियड है, और फिर एपॉक्स है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये है तुम्हारा पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो अपने एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दो कि ये है एरा और फिर ये क्या है, पीरियड्स है। बस 2 ही चीजें तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन की, अपन अभी इस डायग्राम के लिए वही 2 ही पढ़ेंगे, फिर आगे जाके और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो तो एरा में आए सबसे पुराने वाले में कौन से, पेलियोजोइक। उसमें कितने पेलियोजोइक कितने इसमें डिवाइडेड है, 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, पेलियोजोइक, अब हिंदी से याद रखना पहले वाला, तो पेलियोजोइक ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब बीच वाले को क्या बोलते हैं,
मैम मिडिल बोलते हैं, तो एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीजोजोइक, ऐसे याद रखा। और आखिरी में जो बचा सीनोजोइक, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो पेलियोजोइक कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है? सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर उसके बाद आते हैं मेसोजोइक, कितने पीरियड में डिवाइडेड है? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। अभी मैंने बताया जुरासिक क्या था मैम, जो जुरासिक पार्क बनी तो गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर, मतलब यहाँ पे डायनासोर बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, याद आया। चलो, और ये वाला कितने में, इसमें अब इन्होंने दो ही में डिवाइड किया, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अभी आऊंगी मैं टेबल पे, वहां पे हर चीज इन डिटेल मेंशन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये समझते थे, देखो तो उसके पहले उन्होंने क्या लिखा है? क्लोरोफाइटी एंसेस्टर, मतलब कौन से एंसेस्टर आ गए जो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तभी उन्होंने क्या लिखा है? क्लोरोफाइटी एंसेस्टर। पर उससे बना ट्रैकियोफाइटी एंसेस्टर, फिर आया राइना टाइप प्लांट्स। अब आ गए, देखो अब इन्हीं से क्या हुआ है, यहीं से एक ब्रांच निकली, और क्लोरोफाइटी से कौन बना है? यहाँ आके, मतलब सीनोजोइक में आके कौन बने? ब्रायोफाइट्स बने, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये पूरा प्लांट्स का है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहीं से ट्रैकियोफाइटी से कौन निकला? ज़ोस्ट्रोफाइलम निकला। फिर उसके बाद अलग अलग हर्बेशियस लॉकोपॉइड्स निकले। अब बोलोगे मैम ये सब कहाँ पढ़ेंगे? ये मैं जब तुमको, सिंस ये 11 का कोर्स है नहीं इस बार, न तो मॉर्फोलॉजी होती है, और जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते तो ये सारे नेम्स हम वहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये पिक्चर अपने बहुत काम की है, क्योंकि सिंस कोर्स बहुत रिड्यूस है, तो कोर्स रिड्यूस है तो क्या होगा? इसी से क्वेश्चन फॉर्मेशन के हाई चांसेस हैं, ठीक है, और एकदम अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछने के और ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद देखो राइना टाइप प्लांट्स, अब यहाँ वो किस में कन्वर्ट हुआ? सीलोफाइटॉन में, ठीक है। पी भी है, पी साइलेंट है ना, तो सीलोफाइटॉन मत बोलना, सीलोफाइटॉन, ठीक है। उसके बाद अब इन्हीं से अलग अलग ब्रांचेस निकले। देखो अब एक यहाँ पे जो तुम्हारा हॉस्टेल है वो कहाँ हुआ? क्रिटेशियस में हुआ। फर्न्स, अब फर्न्स तुम्हारे घर पे लगे होंगे, वो कहाँ कब बना? जुरासिक, मतलब मैम डायनासोर इतना पुराना है फर्न, हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद अपना कॉनिफर्स, कॉनिफर जो फॉरेस्ट रहते हैं, क्रिसमस ट्री, एक्समस ट्री, तो ये भी कितना डायनासोर के टाइम का है। फिर अलग अलग साइनेड्स आ गए। फिर यहीं से क्या बना तुम्हारा? प्रोजिम्नोस्पर्म बना। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आता है ना, वहां पे सीड फॉर्म बना। और देखो डाइकॉट और मोनोकॉट और एडवांस है, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ मोनोकॉट लिखा है और डाइकॉट, मतलब डाइकॉट पहले आया फिर मोनोकॉट आया। और फ्लावरिंग प्लांट, अब एंजियोस्पर्म दो में डिवाइडेड है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो ज्यादा अगर किसी ने पूछा ज्यादा एडवांस कौन सा या कौन सा फ्लावरिंग प्लांट बना किसमें? सीनोजोइक एरा में, तो तुम क्या आंसर लिख के आओगे? मोनोकॉट। इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन बहुत क्लोज रहेंगे, इसलिए अपन को हर एक डायग्राम क्या करना है? बहुत अच्छे से याद करके जाना है। हुआ क्लियर? अगले डायग्राम पे मूव करें। तो देखो अगला एनसीईआरटी का डायग्राम है। वापस इसमें अब डायग्राम आएंगे नहीं, इतने बड़े बड़े डायग्राम नहीं देंगे, पर उसमें से इंफॉर्मेशन यूज करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। घबराओ मत, क्योंकि इसमें सिर्फ अब ये क्या है? सिर्फ रेप्टाइल्स का दिया हुआ है ना। अपन एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें पूरा स्क्रैच से लेके इंसान तक बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलो तो वापस क्या है? कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये दोनों किस में आए थे? सीनोजोइक में, जो अभी करंटली चल रहा है। उसके बाद ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस किस में था? मीजोजोइक में, याद करो मैंने बताया था। और ये पर्मियन और कार्बोनिफेरस उसके पहले भी थे, पर रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन कहां से हुआ? यहां से हुआ है ना, पहला रेप्टाइल। तो ये किस में आएंगे? जल्दी देखो, अगर याद नहीं आ रहा है तो पुराना वाला पेलियोजोइक में, ठीक है। तो यहां कहां से शुरू करें? कार्बोनिफेरस से शुरू करें। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि सिलोरियन डेविनियन तक कोई रेप्टाइल नहीं आया था? बिल्कुल सही, कोई रेप्टाइल नहीं आया था। पहला रेप्टाइल आया कहां? कार्बोनिफेरस में। तो ये टेबल किसका है? रेप्टाइल्स का है, तो कार्बोनिफेरस से तो शुरू होगा। वापस तो कार्बोनिफेरस में देखो 350 मिलियन ईयर ओल्ड क्या आया भैया? पहला रेप्टाइल आ गया, जो गायब एक्सटिंक्ट हो गया है ना, क्योंकि वो प्रिमिटिव रेप्टाइल था। वो कहां से आया था? एम्फीबियन का इवोल्यूशन करके फिर जब आया वो आया रेप्टाइल, ठीक है। देखो तुम खुद देखोगे, पहले मछली कैसी थी? सिर्फ पानी में रहती थी, है ना, मतलब बाहर भी नहीं निकलना है। फिर इन दोनों के बीच का है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे इवॉल्व हुए कि पानी में भी रहेंगे, जमीन पे भी रहेंगे, तो उनको क्या बोला हमने? एम्फीबियन बोला। फिर उसके बाद और इवोल्यूशन कैसे हुआ कि अब हम सिर्फ जमीन पे रहेंगे। हाँ, अगर हमारा नेचर एम्फीबियस है जैसे क्रोकोडाइल हो गया, तो फिर भैया हम पानी में भी रहेंगे और जमीन पे भी रहेंगे, पर मेजर हम क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उनको क्या बोला? रेप्टाइल बोला। इसलिए पहला रेप्टाइल कहाँ है? मतलब अब ऑर्गेनिज्म कैसा खुद को मॉडिफाई कर चुका है, अडेप्ट कर चुका है, या इवॉल्व होना ज्यादा करेक्ट वर्ड है बोलना, तो इवॉल्व हो चुका है कि अब वो सिर्फ जमीन पे रहेगा, ठीक है। तो क्या आया? पहला रेप्टाइल आया। उसके बाद 300 मिलियन ईयर, अब देखो ये छोटे कम होते जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा है? सौरोप्सिड्स आए, सिनैप्सिड्स आए, ये सारे टर्म तुमने 11th में पढ़े होंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, है ना। पर वापस घबराओ मत, बोलोगे मैम हम भूल गए वो सारा, मत घबराओ। पहली बात तो तुम्हारे सीयूईटी में आने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि
क्योंकि सिर्फ 12th का कोर्स है, और अगर वापस आएगा भी तो मैं चैप्टर्स रिलीज करूंगी, वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो सौरोप्सिड्स और सिनैप्सिड, अब ये और डिवाइड होगा, ये मतलब ये कॉमन एंसेस्टर बने सिनैप्सिड्स किसके, जिससे कौन निकलने वाले, ट्राइप्सिड्स, थीकोडॉन, प्लाइकोसॉर्स, ठीक है। और सौरोप्सिड से और देखो, अब ये जो ऊपर जा रहे ना उसको पढ़ोगे कैसे, ये है कॉमन एंसेस्टर सौरोप्सिड्स, इससे कौन बना, देखो यहाँ पे क्या के टर्टल बने, लिजर्ड बने, स्नेक्स बने, टोरांटास बने, ये सब किससे बने हुए हैं भैया, ये सब सौरोप्सिड से बने। अलग अलग टाइम पे ये सारे कुछ बनने शुरू हुए। अब वापस ये सारे टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टोरंटास कब बने, क्वार्टरनरी में बने हुए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे क्वार्टरनरी में सब नहीं बने, देखो यहाँ पढ़ोगे कैसे, सपोज करो अब सौरोप्सिड निकला और ये टर्टल तो यहीं बना है, ठीक है, ये वाला, उसके बाद यहाँ ये वाला किसका है, इस जगह कौन बना, स्नेक्स बना, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऊपर दिया हुआ है, स्नेक्स बना, फिर लिजर्ड बने, इसी साइड में लिजर्ड बनते चले गए। अब देखो ये आया थीकोडॉन, तुम्हारा कौन है भैया, ये डायनासोर है, वापस एक्सटिंक्ट हो गया, सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट, और ये सब जो ऊपर है वो सब क्या है, जिंदा है, ठीक है। उसके बाद अब डायनासोर कब आए थे, जल्दी बताओ मैम, ये आए थे तुम्हारे ट्रायासिक पीरियड में आए, जुरासिक में इनका गोल्डन एज रहा, गायब कब हो गए, क्रिटेशियस में गायब हो गए, तो यहां वो क्या दे रहे, एक्सटिंक्ट वाला टाइमलाइन दे रहे, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहीं से, अगर मैंने बोला था कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल्स ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये बर्ड्स और मैमल्स हुआ, मैं एक बार ये हटा देती हूँ, तो बर्ड्स एंड मैमल्स देखो कहाँ से, ये बर्ड्स है, ये लाइन है, मैमल से ये यहाँ से लाइन है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर्स वापस सौरोप्सिड से फाइनली हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स बना है, और सिनैप्सिड से क्या बने हैं, मैमल्स बने हैं। वापस इतना डिटेल नीट में पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे, यहाँ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, याद करते चलो। वापस अब बोलोगे मैम ये तो सीनोजोइक है, ये तो मॉडर्न एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ है, हाँ, तो ये वापस कैसे है, लेटेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे तक जा रहे हैं, पर मैं तुमको पीछे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ से शुरू करूंगी जहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हुई। तो देखो हम क्या बोलते हैं, लाइफ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, आर्कियोजोइक। अब आर्कियो मतलब क्या होता है, पुराना, एकदम पुराना, जैसे आर्की बैक्टीरिया सुना होगा, है ना, तो आर्कियोजोइक, तो इसको क्या बोलेंगे, एरा ऑफ डॉन ऑफ लाइफ, लाइफ शुरू ही हो रही है। वापस ये क्या लिखा हुआ है, तो देखते चलो, ये लिखे हुए हैं तुम्हारे पीरियड, ठीक है। अभी यहाँ पे इनका नाम डला है, पर पहले सिर्फ क्या दिया, ये सिर्फ टाइम दिया हुआ है, मिलियन ईयर माया, मिलियन ईयर अगो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, नो रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल, फॉसिल है नहीं, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब मैम इसके पहले 2000 मिलियन ईयर ओल्ड क्या है, बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसके बाद ये अभी वहां से लेके यहां तक आ गया, पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां हुआ। अब इसमें याद क्या रखना है, एरा ऑफ डॉन ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, आर्कियोजोइक, और इसमें क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये चीजें आएंगी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या आया, प्रोटियोजोइक, मतलब प्रिमिटिव लाइफ, प्रोटियो का मतलब क्या रहता है, प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव लाइफ, देखो लिखा एरा ऑफ अर्ली लाइफ। अब वापस इसको इसमें क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव, मेटाजोन्स, स्पॉन्जेस। अब देखो अगर तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, सबसे पहला कौन सा शुरू होता है, पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा या निडेरियंस आ गए, ठीक है। वापस प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, स्कैंटी फॉसिल्स मिले हैं, और प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोकैरियोट्स भी आ गए, यूकैरियोट्स भी आ गए, देखो पर प्रिमिटिव, आई बात समझ में। चलो उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं रिवर्स में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हारा क्या आएगा, पेलियोजोइक, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक, ठीक है। तो पेलियोजोइक से स्टार्ट करते हैं। तो पेलियोजोइक में सबसे पहला क्या है, मतलब मैम आप उल्टे से पढ़ा रहे हो, हाँ मैं सबसे उल्टे से ही पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पुराना टाइम जब लाइफ आई तो उसको क्या बोलोगे, आर्कियोजोइक, फिर क्या आया, प्रोटियोजोइक, फिर क्या आया तुम्हारा पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में कौन सा, अब ये क्या था, ये तुम्हारे एरा चल रहे थे, है ना, ये सब एरा चल रहे थे। अब कौन सा, ये पीरियड्स, ठीक है। तो आया आर्कियोजोइक जिसमें कोई पीरियड नहीं मेंशन है, प्रोटियोजोइक जिसमें कोई पीरियड नहीं मेंशन है, उसके बाद आया तुम्हारा पेलियोजोइक जिसका पहला, जो सबसे पहला पीरियड था उसका नाम था क्या था, केम्ब्रियन, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, ऑल इनवर्टिब्रेट्स फाइला एस्टैब्लिश, ट्रियोबाइट्स डोमिनेंट, मतलब जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सब आ गए भैया, आ गए, मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस, स्केलमिन्थस, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब आ गए। क्यों, ये सारे क्या है, इनवर्टिब्रेट्स,
ठीक है। और क्या है, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट, मतलब जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है वो सब क्या आ गए, डोमिनेंट अब आने लगे। अब तुमने पढ़ा होगा दो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्वर्टिब्रेट्स तो थे, पर उसमें से भी जिनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी थी, मतलब ये तीनों लेयर्स थी, वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट कर रहे हैं। इसमें याद क्या करना है, ट्रिप्लोब्लास्ट, ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, और कब आया, कैम्ब्रियन में। हुई बात क्लियर। उसके बाद ये था पहला क्या, तुम्हारा पीरियड था, किसका पीरियड था, एक मिनट, ये पहला पीरियड कौन से एरा का था, तुम्हारा पेलियोजोइक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला आया तुम्हारा कौन सा, ओर्डोवेशियन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब देखो क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मतलब अब ऑल इनवर्टिब्रेट्स आ गए, अब क्या शुरू हुआ इस जगह पे, ओर्डोवेशियन में वर्टिब्रेट्स आ गए और इनवर्टिब्रेट्स अबंडेंट। यहां पे इनवर्टिब्रेट्स आए, ओर्डोवेशन में वर्टिब्रेट्स बन भी रहे पर इनवर्टिब्रेट बल्क में है नंबर में, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। याद रखना, जो चीज भले ओरिजिनेट किसी दूसरे पीरियड में हुई हो, पर जिस जगह पे वो डोमिनेंट हो, ज्यादा बल्क में मिल रही हो, तो वो वाला पीरियड उसी का एज बोल दिया जाता है। जैसे मैंने बोला, मैंने तुम्हें जुरासिक याद करवाया, ठीक है। जुरासिक क्या है, पीरियड है, पर जुरासिक के टाइम पे डायनासोर्स क्या थे, सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। तो जुरासिक को हम क्या बोलेंगे, एज ऑफ डायनासोर। भले वो बने कब थे, तुम्हारे ट्रायासिक में बने थे, ठीक है, पर बने मतलब इवॉल्व हुए थे, पहली बार आए थे अर्थ पे कब, ट्रायासिक पीरियड में, पर डोमिनेंट कब थे, जुरासिक में। सिमिलरली अब ये बात समझो, यहीं पे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आते हैं। ये जो तुम्हारे इन्वर्टिब्रेट से बने कब थे, कैम्ब्रियन में, ठीक है, पर डोमिनेंट कब हुए, तुम्हारा ओर्डोवेशन में। उसी टाइम पे जब ये डोमिनेंट चल रहा है, एक्चुअल में और कौन आया साइड बाय साइड, वर्टिब्रेट्स भी आ गए। वर्टिब्रेट्स मतलब मैम याद करो, इकाइनोडर्मेटा तक हो गया था, हेमिकॉर्डेटा आ गया पिक्चर में, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिर शुरू होगा तुम्हारा वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में, है ना। उसके बाद ये अब धीरे धीरे देखो मछलियां भी आ जाएंगी, साइक्लोस्टोमेटन्स भी आ जाएंगे, आ रही हो अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स भी बनते चले गए, जॉलेस फिशेस, भैया साइक्लोस्टोमेटा आ गया पिक्चर में, ठीक है, बन रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर का पीरियड कौन से, सीक्वेंस वाइज पुराने से लेके चल रही हूं, किसमें, पेलियोजोइक में, कौन है, सिल्यूरियन, ठीक है। वापस ये क्या लिखा है, मिलियन ईयर ओल्ड। कौन सा आया, अब यहाँ ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस एंड विंगलेस इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स तो इवॉल्व हो गए, पर अब विंगलेस इंसेक्ट्स भी बन गए, ठीक है। जैसे अब विंगलेस बोल रही हूँ, विंग वाले नहीं, तो विंगलेस मतलब मैम जैसे स्कॉर्पियन, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, अर्लिएस्ट कोरल रीफ, लो कोरल रीफ भी आ गई, और यहाँ पे अर्लिएस्ट स्पोर बियरिंग प्लांट, स्पोर बियरिंग प्लांट भी आ गए पिक्चर में। तो वापस हम अपने पेलियोजोइक को कितने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब जो चौथा है वो क्या है, डेवोनियन। अब डेवोनियन को क्या बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस। तो इसका मतलब क्या है मैम, फिशेस डोमिनेंट होंगी, बिल्कुल सही। देखो जरा, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन, फिशेस अबंडेंट। तो देखो फिशेस बन गई थी, वापस बताओ कब बनी थी, यहाँ सिल्यूरियन में आ गई थी, जॉलेस फिशेस आ गई, यहाँ लिखा है ना, तो जॉलेस फिशेस भी आ गए, ठीक है। और पर वापस वो डोमिनेंट कब हुई, इसके अगले वाले इसमें, तो अगले वाला डेवोनियन में क्या हुई, वो डोमिनेंट हुई। अब डोमिनेंट जब जॉलेस फिशेस, मतलब जब से फिशेस डोमिनेंट है, तब इसका अगला वाला क्लास आएगा। तो फिशेस के बाद कौन आता है, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन का ओरिजिनेशन होगा। देखो जरा, ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि मैम जिसमें हम बोलेंगे कि ये डोमिनेंट है, तो उसका अगला वाला क्लास को ओरिजिनेट करवाना है वहां पे, करेक्ट। फिर अगले वाले में उस वाले को डोमिनेट करवाना है और उसके अगली वाली क्लास को डोमिनेट करवाना है, बिल्कुल सही, ओरिजिनेट करवाना है, बिल्कुल सही। तो डेवोनियन में कौन आया, एम्फीबियन आया, और रूल किसने किया, फिशेस अबंडेंट हो गई, साथ में स्पाइडर्स भी आ गई। अब स्पाइडर्स में विंग्स रहते हैं क्या, नहीं, देखो आई थी वहां पे, यहां भी अब इंडिविजुअली डेवलप होने लगी, ठीक है। वापस अर्लीस्ट मॉसेस एंड फर्न्स, साथ में देखो प्लांट भी इवॉल्व करते जा रहे हैं, तो मॉसेस आ गए, फर्न्स आ गए, मतलब मैम ब्रायोफाइटा पिक्चर में आ गया है ना। अब थोड़ी देर में टेरिडोफाइटा आ जाएगा, चलो देखते हैं। फिर आते हैं कार्बोनीफेरस। अब इसको क्या बोले, देखो समझो बात को, यहाँ पे फिशेस अबंडेंट में थी, एम्फीबियन ओरिजिनेट हुए, तो इसके अगले में एम्फीबियन अबंडेंट हो जाएंगे और रेप्टिलियन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, कार्बोनीफेरस, एज ऑफ एम्फीबियन। अब एज ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन अबंडेंट में, तो अब कौन आएगा, रेप्टिलिया आएगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टिलिया एंड विंग्ड इंसेक्ट, एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियन। अब जल्दी बताओ, वापस यहाँ लिखा है। अब ये जो चीज है, ऐसा पॉइंट जो कोई थ्योरी से रिलेटेड है, एडाप्टिव रेडिएशन, तो इस पे क्या है, 110% क्वेश्चंस है ना। तो एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियन, अब तुमको पता होना चाहिए कि एडाप्टिव रेडिएशन मतलब क्या, कि अलग अलग होते चले गए और हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडाप्ट करते चले गए। और अब क्या हुआ, ओरिजिन सेम था पर एडाप्टेशन, हैबिटेट
फॉर्मेट अलग था न, उनका नेचर ऑफ सर्वाइवल अलग था, तो क्या होते चले गए, म्यूटेशन आते चले गए और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होते गए। क्लियर? चलो अब यहाँ पे वापस देखो, अबंडेंस ऑफ ट्री, फर्न फॉर्मिंग, कोल, फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो फर्न फॉर्मिंग, कोल एंड फॉरेस्ट मतलब फॉसिल फ्यूल का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया, इसलिए बोलते हैं फॉसिल फ्यूल क्या है, मिलियन ऑफ ईयर ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि दिख रहा है ना कितना मिलियन है, और हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, इरिवर्सिबल एनर्जी है ना, या फिर मतलब जो एक बार यूज कर लो तो एक्सटेंट हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं पेलियोजोइक का जो सबसे आखिरी वाला पीरियड है, वो कौन सा है, पर्मियन। अब क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ मेनी मेरीन इन्वर्टिब्रेट सच एज ट्राइलोबाइट्स, राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट, बीटल अपीयर्स। हो गया क्या क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ ट्राइलोबाइट्स इंपॉर्टेंट है कि आया कब था ट्राइलोबाइट्स और गायब कब हुआ। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे कौन से, मीजोजोइक एरा में। 3 एरा थे, मैंने बताया था तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, नहीं तो हमने एक्चुअली और भी पढ़े हुए हैं। देखो कौन कौन सा, आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक भी पढ़े, 5 एरा पढ़े हुए हैं ना। तो अब कौन सा एरा आया तुम्हारा, मीजोजोइक। तो मीजोजोइक का सबसे पुराना वाला क्या है, ट्रायासिक। कितना मिलियन ईयर ओल्ड, 225। उसके बाद अब क्या हुआ, पहला डायनासोर आया, देखो राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोर एंड एग लेइंग मैमल। लो मतलब रेप्टाइल्स के साथ एग लेइंग मैमल भी आ गया, जैसे मैंने बताया था प्लैटिपस, डक बिल प्लैटिपस, वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ये अपन को याद रखना है। दो ये सब तुम एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, 11th में पढ़ा भी होगा। अब बोलोगे मैम यहाँ आएगा क्या, थोड़ा सा आ सकता है। क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना ले लिया, एग लेइंग मैमल। अब इतना यूज करके वो डक बिल प्लैटिपस की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे और फिर वो पूछेंगे कि बताओ कौन से पीरियड में ये आया था। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ट्रायसिक, जुरासिक या और भी कुछ। ठीक है, नन भी दिया रहेगा, ऑल भी दिया रहेगा, जैसे उनको कंफ्यूज करना है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशंस में दिए रहेंगे। अगर तुमको ट्रायसिक नहीं देना है और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना है तो वो बोलेंगे पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, आर्कियोजोइक। आई बात समझ में? तो तुमको ये याद रखना है कि ट्रायसिक किसका पार्ट है, मीजोजोइक का पार्ट है। ठीक है, तो चलो मीजोजोइक का सबसे पहला क्या है, ट्रायसिक था। ट्रायसिक में क्या हुआ, डायनासोर आ गए। अब आ गए मतलब इसका ट्रायसिक के बाद क्या आता है, जुरासिक, मतलब वहां क्या करेंगे, वो रूल करेंगे। बहुत सही। तो राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोर एंड एग लेइंग मैमल, वापस याद रखना है प्लैटिपस, डार्क बिल प्लैटिपस, वो भी एग लेइंग मैमल है, वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियन, पुराने एम्फीबियन गायब हो गए। एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल, वापस देखो ये एडाप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडाप्टिव रेडिएशन एम्फीबियन का भी होता है, एडाप्टिव रेडिएशन रेप्टाइल का भी हुआ था। याद रखना है कि कौन से वाले पीरियड और कौन से वाले एरा में हुआ है। ठीक है, अब प्लांट्स में देखते हैं, यहाँ पे जब एक्सटेंशन ऑफ मैंने हुआ था तब ओरिजिन ऑफ कॉनिफर हो गया था, और यहाँ पे अब अबंडेंस ऑफ साइकैड्स एंड कॉनिफर हुआ। क्या क्लियर? अब ट्रायसिक के बाद क्या आएगा भैया, जुरासिक आएगा। तो उसको क्या बोला, एज ऑफ रेप्टाइल। क्यों? डायनासोर डोमिनेंट थे। चलो, राइज ऑफ टूथेड बर्ड। लो टूथेड बर्ड मतलब क्या, आर्कियोप्टेरिस। वापस कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, अब देखो भले टूथेड बर्ड लिखा है पर क्वेश्चन किस नाम से आएगा, आर्कियोप्टेरिस के नाम से आएगा। क्यों? आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। हमने पढ़ा था ना, बर्ड है कहने को, उड़ रही है, पर विंग्स के एंड में क्या है, क्लॉज है। तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ, किसका, रेप्टाइल का। विंग्स में क्या है, मतलब फेदर्स है, ये किसका कैरेक्टर हुआ, बर्ड्स का। बीक है, बीक तो है बर्ड का कैरेक्टर, पर बीक के अंदर क्या है, टूथ लगे हुए हैं, तो किसका कैरेक्टर हुआ, रेप्टाइल का। ठीक है, तो यहाँ कौन आ गया, आर्कियोप्टेरिस आ गई। मतलब मैम जुरासिक में जब बहुत ज्यादा डायनासोर्स थे, उसी टाइम पे बर्ड्स का भी कनेक्टिंग लिंक या पहली बर्ड बोल सकते हैं हम, आ गई पिक्चर में। बिल्कुल, पर वो कैसी थी, आर्कियोप्टेरिस थी, पुरानी बर्ड, प्रिमिटिव बर्ड है ना, जो जिसमें रेप्टाइल और बर्ड्स के दोनों के कैरेक्टर थे। अब क्वेश्चन इसी नाम से आएगा कि आर्कियोप्टेरिस वाज ओरिजिनेटेड इन विच एरा या फिर विच पीरियड। तो तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा, जुरासिक और कौन से एरा को बिलोंग करता है। या फिर और क्वेश्चन कंफ्यूज करना है तो वो टाइमलाइन पूछ लेंगे तुमसे। ठीक है, हुआ क्लियर? अब आते या और कंफ्यूज करना है तो वो बोलेंगे एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ फिशेस। अब तुमको ये भी याद करना पड़ेगा कि जुरासिक मतलब एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, वो कौन से कितने साल पहले हुआ था और कौन से एरा में आता है, मीजोजोइक में आता है। ठीक है, चलो अब आगे मूव करें तो देखो, एंथेरियन मैमल्स, रेप्टाइल डोमिनेंट डायनासोर बिकम लार्ज, साइज में बढ़ गए भैया, बहुत ज्यादा थे। सिमिलरली यहाँ पे कौन आ गया भैया, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन, एंजियोस्पर्म आ गए पिक्चर में, ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हुआ क्लियर? तो वापस फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावरिंग प्लांट बताओ कौन से एरा में आए, 4 ऑप्शंस, तो तुम्हें ऑप्शन याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जुरासिक के बाद क्या आता है, क्रिटेशियस, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्रियाकर्म वाला। तो क्रियाकर्म किसका,
इंसान तो आया ही नहीं अभी तक। कौन था इसके पहले डोमिनेंट? डायनासोर। तो उनका क्रियाक्रम हो गया किस में? क्रिटेशियस में। तो देखो जरा, एक्सटेंशन ऑफ जायंट रेप्टाइल एंड टूथेड बर्ड, आर्कियोप्टेरिस भी टाटा बाय बाय करके निकल ली और डायनासोर भी टाटा बाय बाय करके निकल लिया। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी थ्योरी है कि इकट्ठे एकदम से कुछ हुआ कि डायनासोर पूरे गायब हो गए, सडनली गायब हो गए। अब थ्योरी हमको पता है कि बहुत सारे हाइपोथेसिस बोलती है कि आइसेज आ गई, कुछ बोलते हैं बाहर से मीटियोर शावर हो गया, कुछ और कुछ नया नया कुछ कुछ बोलते हैं। कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं हुई, तो अपन तो वही होल्ड करके रखेंगे कि सडनली बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ मॉडर्न फिश एंड बर्ड्स, मतलब अब क्या आ गई, जब पुरानी बर्ड निकल गई तो अब ओरिजिनल वाली बर्ड आ गई, ठीक है। एंड प्लासेंटल मैमल, भैया ऐसे मैमल जो क्या कैरी कर रहे हैं, प्लासेंटा, तो प्लासेंटल मैमल भी आ गए पिक्चर में। साइड में देखो, डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आ गए भैया, एंजियोस्पर्म आ गए। अब कुछ नहीं, अब क्या एंजियोस्पर्म ही आएंगे पूरा, ठीक है। वो तो एडवांस है, मोस्ट एडवांस के बाद कुछ आता है क्या? नहीं। चलो, तो यहां तक क्या था तुम्हारा मीजोजोइक। अब बताओ अब क्या आएगा मीजोजोइक? सबसे पहले क्या था, वापस एक बार रिवाइज करते चलते हैं। सबसे पहले क्या था, आर्कियोजोइक, नाम ही याद रखना, आर्कियोजोइक एकदम पुराना, जिसमें क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। फिर आया प्रोटियोजोइक, जिसमें क्या हुई, प्रिमिटिव लाइफ आई और तुम्हारे प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, मेटाजोन्स आए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मैम, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक कितने में डिवाइडेड है मैम? 6 में डिवाइडेड है। पहला वाला कैम्ब्रियन, जिसमें क्या है, इनवर्टिब्रेट्स आए। फिर उसके बाद ओडोवेशन, जिसमें कौन है, वर्टिब्रेट्स आए। उसके बाद सिलूरियन, कौन आए, जॉलेस फिशेस आई। फिर डेमोनियन, जिसमें मछलियां डोमिनेंट में थी और एम्फीबियन पिक्चर में आ गए। उसके बाद कार्बोनिफेरस, जिसमें एम्फीबियन डोमिनेंट थे और रेप्टिलियन बस आना शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है। पर एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, रेप्टिलियन नहीं बोल सकते, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। साथ साथ में यहाँ पे फर्न्स भी आ गए और कोरल और यहाँ पे अर्ली मॉसेस भी आ गए। फिर आखिरी वाला पेलियोजोइक का कौन, पर्मियन, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स गायब हो गए और मॉडर्न इंसेक्ट्स आ गए, मतलब जो आज कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं वो आ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीजोजोइक। मीजोजोइक में सबसे पहले ट्रायसिक ग्लोबोइड रेप्टाइल्स आ गए और रेप्टाइल्स में डायनासोर भी पिक्चर में आ गए, ठीक है। और बहुत सारे पुराने एम्फीबियंस का क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। और एडाप्टिव रेडिएशन हुआ किसका, रेप्टाइल्स है, एक ही जगह से अलग अलग निकल गए, मॉडिफिकेशन आ गया। तुमने जुरासिक पार्क में देखा ही होगा, बनाया था तुमने, उन्होंने एक ही डायनासोर, धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन आके स्विम करने लगा, उड़ने लगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, भले ये थ्योरी को अजीब कर, अपन को तो याद करने से मतलब है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या हुआ, जुरासिक आया, जहां पे बल्क में बढ़ गए। कौन बढ़ गए, ये जो रेप्टाइल का साइज बढ़ गया, लार्ज से गोल्डन पीरियड था। इसका एक और नाम लिखो, गोल्डन एरा, गोल्डन एरा के नाम से भी आता है, गोल्डन एरा ऑफ डायनासोर। किसको बोलते हैं, जुरासिक को बोलते हैं। यहीं पे और भी कौन आया, आर्कियोप्टेरिस भी आ गए पिक्चर में। इसके बाद कौन है, और फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गए, एंजियोस्पर्म भी आ गए। फिर आया क्रिटेशियस। क्रिटेशियस किसका क्रियाकर्म होने वाला है, यही जो थोड़ी देर पहले डोमिनेंट थे। आर्कियोप्टेरिस भी चली गई और किसका, और कौन गया, डायनासोर भी गया। अब कौन आया पिक्चर में, मॉडर्न बर्ड्स आ गए, ठीक है, मॉडर्न फिशेज एंड बर्ड्स आ गए और प्लासेंटल मैमल आ गए। उसके बाद आखिरी वाला जो लेटेस्ट है वो क्या है, सीनोजोइक। वापस सीनोजोइक कितने में डिवाइडेड है मैम, 2 पीरियड्स में डिवाइडेड, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब टर्शरी कितने एपॉक्स में डिवाइडेड है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, उसके बाद मियोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन, ठीक है। अभी मैम कितने अजीब अजीब से नाम है, याद तो करने पड़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो सीनोजोइक है, जो टर्शरी में डिवाइडेड है, जो फर्दर और कितने में डिवाइडेड है, 6 में डिवाइडेड है। देखो ये 6 वाला नंबर कॉमन चलता है ना, थोड़ी देर पहले हमने अपने पेलियोजोइक को भी 6 में डिवाइड किया था, बट 6 वो क्या थे, पीरियड्स थे। अभी ये मैं क्या है, इपॉक्स में डिवाइड कर रही हूँ, इपॉक्स में डिवाइड कर रही हूँ। किसको, तुम्हारे कौन से पीरियड को, जल्दी बताओ, टर्शरी। और टर्शरी किसका, कौन से एरा का पार्ट है, सीनोजोइक का, ठीक है। तो पहला है पेलियोसीन, क्या हुआ, पहले प्राइमेट्स आ गए भैया। इयोसीन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लासेंटल मैमल, लो अब डाइवर्सिफिकेशन, स्पीशिएशन स्टार्ट हो गया। ओलिगोसीन, एक्सटेंशन ऑफ आर्किक मैमल, पुराने वाले मैमल गायब हो गए और राइज ऑफ फर्स्ट मैन एंड एप्स, बंदर आ गए पिक्चर में। चलो, उसके बाद कौन सा एपोक है, मियोसीन। अब मियोसीन में क्या हुआ, मैमल्स एट पीक, फर्स्ट मैन लाइक एप फॉर्म, मतलब मैं इंसान जैसे दिखने वाला बंदर आ गया पहले, कहां पे, मियोसीन में। फिर आया प्लियोसीन, इसको क्या बोला, एज ऑफ मैमल्स। अब क्या हुआ, एमर्जेंस ऑफ मैन, इंसान आ गया। फॉर्मेशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन, देखो हर जगह एडाप्टिव रेडिएशन हुआ है, उसके बाद ही क्या हुआ, स्पीशिएशन हुआ है। तो अभी तक तुमने 3 एडाप्टिव रेडिएशन पढ़े, पहला पढ़ा तुमने फिशेस का, दूसरा पढ़ा एम्फीबियन का, सॉरी फिशेस का नहीं, एम्फीबियन का, रेप्टिलियन का, और ये कौन सा, मॉडर्न मैमल का। आई बात समझ में। चलो, तो एडाप्टिव एंड एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल। साथ में क्या हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन किसका हुआ, फ्लावरिंग प्लांट्स का भी हुआ। अब बोलोगे मैम
प्लांट्स तो यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकते, चलो इनका समझ में आता है माइग्रेट कर गए, प्लांट्स कैसे गए? अरे जो हो सकता है ये जो बंदर अमान गया होगा, मैमल यहाँ से गया होगा, कुछ सीड्स लेके गया होगा। अब मैम सीड लेके थोड़ी ना जाएगा, अरे बॉडी में फर में लग गया होगा, वहाँ गया, प्रॉपर आया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन जैसा कुछ हुआ वहाँ पे, अब वो अपना पूरा साइकिल शुरू कर दिया उसने। आई बात समझ में? चलो प्लियोसिन, फिर आखिरी क्या है? प्लिस्टोसिन। क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट मैमल। अब ग्रेट मैमल मतलब जो बड़े बड़े मैमल थे ना, जैसे मैमोथ, तुमने मूवी में देखा होगा 10,000 BC में, बड़ा सा हाथी है ऐसा एकदम पूरा, वो ग्रेट मैमल्स है, अब उनका क्या हुआ? एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, प्रिमिटिव मैन कॉमन, लो भैया प्रिमिटिव मैन भी आ गया। उसके बाद आते हैं क्या? सीनोजोइक का कौन सा? एकदम लेटेस्ट वाला, क्वार्टनरी, रिसेंट, जिसको क्या बोलते हैं? होलोसीन। अब क्या आ गया भैया? मॉडर्न मैन डोमिनेट कर रहा है, फिर मॉडर्न मैमल्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, फिशेस भी आ गए, इंसेक्ट भी आ गए, और तब से हम डोमिनेट ही कर रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं कि हमने कैसे किया काम। ठीक है, हम कैसे आए, तो हुआ क्लियर। वापस तुम्हारी बुक में क्या दिया है? अगर मैं एरास की बात करूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 एरा दिए, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, पर हमने पढ़े 5 एरा है, आर्कियोजोइक, फिर उसके बाद प्रोटोजोइक, फिर उसके बाद तुम्हारा पेलियोजोइक आएगा, मीजोजोइक और सीनोजोइक। उसके अंदर के हमने पीरियड्स भी पढ़े। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 4 पीरियड्स दिए हैं, पर हमको पता है टोटल 6 पीरियड में डिवाइडेड है। इनफैक्ट टर्शरी खुद कितने 6 एपोचेस में डिवाइडेड है, ये सब अपन को याद करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इस टेबल से कम मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ गए इंसान तक आ गए। अब चलो इंसान का एवोल्यूशन पढ़ ले कि बंदर से हम कैसे बने, तो भैया बंदर से ही बनाने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। अब सबसे पहले हाँ तुम्हारी बुक में है बहुत सारे, बहुत इन डिटेल पढ़ना है, पर वापस वो नीट के लिए पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तुम्हारे सीयूईटी लेवल के लिए हम एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल ऊपर और नीट से नीचे रहेंगे। ठीक है, अब कुछ जहां जहां मेरे को लगेगा कि नहीं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये याद करनी है, वो मैं तुमको लिखवाती भी जाऊंगी और यहाँ पे मैटर के फॉर्म में भी मिलेगा तुमको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जहां से ओरिजिनेशन हुआ, कहां से हुआ, हमको कैसे पता चला मैम कि हम बंदर से ही मिले हैं? भैया फॉसिल नाम की कोई चीज थी, एक्सकवेशन हुआ, फॉसिल निकले, फॉसिल का क्या किया हमने? कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग की तो पता चला अरे ये तो इतने साल पुराने। फिर हमने क्या किया? हमने होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन की क्या की? स्टडी की, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी की। फिर लगा नहीं यार इसका और हमारा स्ट्रक्चर तो एक जैसा है। फिर हमने क्या किया? उसका जेनेटिक स्टडी की। जब जेनेटिक स्टडी की, तुम्हारी हड्डियां तो मिली है, तो बस उसकी जेनेटिक स्टडी की, एनालिसिस किया, डीएनए एनालिसिस किया, तब पता चला अरे हमारा ओरिजिनेशन तो इन्हीं से हुआ है। ठीक है, तभी वो स्टेटमेंट आया हम किससे ओरिजिनेट हुए? बंदर से। तो चलो तो सबसे पहला अजीब अजीब सा नाम है, सिंस तुमने टर्म 2 में पढ़ा नहीं है तो मेरे साथ बोलते चलो तभी याद होगा। ठीक है, सबसे पहले ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ये क्या है? फॉसिल के नेम है। ठीक है, जो मिले हैं, और ये क्या है? वो स्पीशीज के भी नेम हमने रख दिए। तो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो। देखो कहां से शुरू किया था? 4500 मिलियन ईयर अगो से शुरू किया था। कब? जब हम आर्कियोजोइक पढ़ रहे थे। अब कहां गए हम? 15 मिलियन ईयर अगो पहले आ गए। ठीक है, तो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस क्या थे? सबसे पहला वाला जो सबसे पुराना अपन को फॉसिल मिला है वो कितने साल पुराना है? 15 मिलियन ईयर होगा। अब इसमें जो मैं अंडरलाइन करूंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दे वर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, मतलब अभी भी इंसान नहीं है, ऐसा गोरिल्ला जैसे चिंपैंजी जैसे ही चल रहे हैं। ठीक है भैया, चलने दो। रामापिथिकस वाज मोर मैन लाइक। अब ये तुमको याद रखना कि रामापिथिकस क्या था? ज्यादा इंसान जैसे था, वेयरएज जो ड्रायोपिथिकस था वो कैसे था? बंदर जैसे। बंदर भी नहीं बोलेंगे, बंदर मतलब मंकी, एप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन इथोपिया, अब ये जो अंडरलाइन करे उस पे क्वेश्चन है, कहां कहां भैया इनके फॉसिल मिले? इथोपिया एंड तंजानिया में इनके फॉसिल मिले हैं। मतलब मैम अफ्रीका और ने तो क्या, वहीं से तो बोला था एडाप्टिव रेडिएशन हुआ था, ओरिजिनेट वहीं से हुए, अलग अलग जगह चले गए, एडाप्टेशन आया, रिजल्ट ये हुआ कि भले सबका डीएनए सेम है, 99.9% तुम्हारा और मेरा डीएनए सेम है, पर वही चेंजेस आ रहे, वेरिएशन आ रहे, जिसके कारण अलग अलग रेस बन गए, हम दिखने भी अलग लगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद पर डीएनए सेम है भैया, डीएनए 99.9% सेम है, एग्जैक्ट है, कुछ अंतर नहीं है। चलो दिस रिवील्ड, मतलब इससे पता चला कि जहां से ओरिजिनेट हुए, देखो जरा, दिस रिवील्ड दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहे हैं उसके ऊपर आएंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले कौन आया था भैया? सबसे पहले बंदर वाला ही आया होगा, तो ड्रायोपिथिकस आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन आया? रामापिथिकस। इन दोनों के फॉसिल कहां मिले? इथोपिया और
तंजानिया में मिले। कितने साल पहले की बात है? 15 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है। उसमें से ड्रायोपिथिकस कैसा था? एप लाइक था। मंकी लाइक मत बोलना, एप लाइक ही बोलना, ठीक है। उसके बाद एप में कौन आता है? तुम्हारा मैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ये सब लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद रामापिथिकस में ज्यादा कैरेक्टर थे किसके? इंसान जैसे, ठीक है। चलो उसके बाद कौन आया? अब ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद कौन? क्यों सीक्वेंस याद रखना है? बहुत बार हो सकता है क्वेश्चन दे और वो बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। तो ये सारे नाम दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से करेक्ट सीक्वेंस तुमको चूज करना है, ठीक है। इसलिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। फिर कौन आया? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, प्रोबेबली लिव्ड 2 years ago in ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। देखो नाम भले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है पर कहाँ मिला उसका वापस? 2 मिलियन ईयर अगो कहाँ पे मिला? ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में मिला। हुआ क्लियर? आगे मूव करें। चलो अब कौन आया भैया? होमो हैबिलिस आ गए। देखो जहां वर्ड होमो है, होमो का मतलब ह्यूमन लाइक कैरेक्टर आ गए, ठीक है। तो अभी तक नाम कैसे चल रहे थे? ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, पर अब आ गया होमो, जीनस मिल गया उसको होमो, मतलब क्या? ह्यूमन जैसे कैरेक्टर शुरू हो गए। पहला कौन है? होमो हैबिलिस। अब बोलोगे मैम ये क्या लिखा है? 650 सीसी टू 800 सीसी, ये है क्रेनियल कैपेसिटी। तो सीसी स्टैंड फॉर क्या? क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब बुद्धि कितनी है, आईक्यू कितना है। आईक्यू और बुद्धि नहीं बोल सकते, मतलब ब्रेन का साइज, क्रेनियम का साइज, कैपेसिटी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो जरा कैपेसिटी, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या है? किसकी है? होमो हैबिलिस की कितनी है? 650 सीसी टू 800 सीसी। उसके बाद अब कौन आया? अब देखो नाम से तुम्हें पता चलने लगेगा। होमो इरेक्टस तो था ह्यूमन जैसे, पर अब इरेक्ट पोजीशन में आने लगा। देखो धीरे धीरे, अभी तक ऐसा था, अब ऐसे करके करके एकदम इरेक्ट पोजीशन में खड़े होने लगा। चलो, वर्ड डिस्कवर्ड इन जावा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कहां से इनके फॉसिल्स मिले। यहाँ पे क्वेश्चन 110% है। तो जावा में किसका तुम्हें फॉसिल मिला था? ऐसे क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस। अब तुमको चूज करना पड़ेगा किसका मिला था? होमो इरेक्टस का। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? अच्छा, कितने साल पहले था ये? 1.5 मिलियन ईयर अगो। और देखो जरा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, पहले कितनी थी? मैक्सिमम कितनी थी? 800 सीसी, अब कितनी हो गई? 900 सीसी। मतलब मैम ये थोड़ा बुद्धिमान बनते जा रहा है। हाँ, बुद्धिमान बनते जा रहा है, ठीक है। दे प्रोबेबली एट मीट, तो अभी भी ये क्या कर रहे हैं? मीट ही खा रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, देखो अभी मिलियन ईयर था, अब हम थोड़े लाख में आ गए। तो 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक अब कौन आया? नियंडरथल मैन आया, जो कहाँ रह रहे थे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। अब देखो बोलोगे मैम अफ्रीका से एशिया क्यों? एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हुआ? अलग जगह माइग्रेट हो गए, अब माइग्रेट होके अलग स्पीशीज ही फॉर्म हो जाएगी एक अलग टाइम के बाद। तो कौन आया? नियंडरथलिस। इसी को होमो सैपियंस नियंडरथलिस भी बोलते हैं, ठीक है, नियंडरथल मैन। अब उसका ब्रेन साइज देखो भैया कितना ज्यादा बढ़ गया। 800 था, 900 हुआ, 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। तो जो ये मार्क कर रही हूं ना मैं, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आ गया भैया इंसान, कौन है? होमो सैपियंस। कब आया? 75,000 से 10,000 ईयर पहले। कौन आया? आइस एज में आया। कौन? अफ्रीका में। होमो सैपियंस। हुआ क्लियर इतना? तो इसमें से अपन को मैम याद क्या रखना है? कौन से सीक्वेंस में आए, उनका नेम, जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथलिस, ठीक है, होमो नियंडरथलिस, होमो सैपियंस। कब कब आए, कौन से एज ड्यूरेशन में आए, वो 10,000 साल पहले आए कि 50,000 या कितने मिलियन ईयर आए। उसके बाद सबकी क्रेनियल कैपेसिटी और उनका फीडिंग हैबिट। वह क्लियर इतना? चलो अब आते हैं आगे। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या तुम अगर भोपाल के आसपास कहीं रहे होगे तो वहां पे एक जगह है पास में, भीम भेटिका। तो यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है, कितनी? उतनी साल पुरानी। मैम इतनी साल पुरानी? देखो जरा, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड। अब देखो आर्ट भी डेवलप होने लगा, ब्रेन बढ़ने लगा ना, तो क्रेनियल कैपेसिटी। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी? अब तुम ये मत बोलना मैम होमो सैपियंस, नहीं, सबसे ज्यादा नियंडरथल जो स्पीशीज है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। कितनी? 1400 सीसी। फिर वो वापस कम हो गए 950 सीसी पे, ठीक है, जो हमारी है। चलो अब आते हैं, तो उसी टाइम पे क्या हुआ? पेंटिंग भी मिली है। कितने साल पुरानी पेंटिंग भैया? 18,000 साल पुरानी पेंटिंग मिली है। कहाँ पे मिली है? मध्य प्रदेश में मिली है। वापस किस जगह मिली है? भीमबेटका रॉक में मिली है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास। ये अपन को याद रखना है, इस पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी कितनी साल पुरानी है? 10,000 साल पुरानी ही खेती बाड़ी है। जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, साथ में ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हुआ। पहले कोई हम एनिमल को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। एग्रीकल्चर
नेचर के साथ साथ पैरेलल हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू किया। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब बोलोगे मैम इसमें और भी कुछ पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना पड़ सकता है, वापस मैं बता रही हूँ, पर अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू में मेरे को लगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स बना लो और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें पैटर्न पता चलता चलेगा कि जितना पढ़ा उसमें सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो अलग से पेन से वहां लिख लेना, ठीक है। वापस अपन को एकदम एक्सट्रीम नीट के लेवल तक नहीं पढ़ना है, अपन को वापस 12 के ऊपर नीट के नीचे बीच वाले लेवल का पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करोगे, जितना आज पढ़ा है उतना ही याद करते चलोगे। वापस अब कुछ एडिशनल थ्योरी है जो मेरे को लगा जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने दी हुई है कुछ एडिशनल थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस है। तो पहला हाइपोथेसिस क्या है, रेड क्वीन हाइपोथेसिस। अब क्या बोल रहा है हाइपोथेसिस, समझते हैं। एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज अ मीन टू इनेबल कंटिन्यूअस इवोल्यूशन एंड अडैप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू को-इवोल्यूशन विद अदर स्पीशीज इन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। मतलब रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये बोलता है कि इवोल्यूशन का मेन रीजन हमको पता है। एवोल्यूशन मतलब क्या मैम, स्पीशिएशन हो रहा है। स्पीशिएशन क्यों हुआ मैम, वेरिएशन हो रहा है। अब बताओ वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन का मेन रीजन कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही बोल रही है, देखो क्या बोल रहा है कि वो इंपॉर्टेंस बता रहे, सिग्निफिकेंस बता रहे, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन का ही क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करवा रहा है और अडैप्टेशन करा रहा है रिस्पॉन्स से। तो किसमें, और अपने एनवायरमेंट में। तो हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन का बेसिक कॉज क्या है कि जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई, वेरिएशन हुआ, वेरिएशन किसको फाइनली क्रिएट करा है, स्पीशिएशन को। हुआ क्लियर? चलो दूसरा लॉ देखते क्या बोल रहा है, डोलोज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो अपन को दूसरा लॉ याद करना है, क्या बोलता है, स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म नेवर रिटर्न एग्जैक्टली टू अ फॉर्मर स्टेट इवन इफ इट फाइंड इटसेल्फ प्लेस्ड इन कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस आइडेंटिकल टू दोज इन विच इट हैज प्रीवियसली लिव्ड। ये तो भैया अपनी जैसी लाइन बोल रहा है ना। मतलब अगर मैंने तुमको उठा के, तुम ऑर्गेनिज्म हो, उठा के वापस मैंने 12th में रख दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन, सारी चीज सेम कुछ मेंटेन करते हुए, पर फिर भी तुम एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल स्टेट में आओगे नहीं। मतलब सीधे सीधे मैम ये तो फिलॉसफी बोल रहा है, जो समय चला जाता है वो मतलब चला गया, वापस तुम उस समय को ला नहीं सकते। हाँ बिल्कुल वही कुछ ऐसा बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है डोलोज लॉ, कि जो ऑर्गेनिज्म कभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट या फॉर्मर स्टेट में नहीं जा सकता, भले तुम सारी की सारी कंडीशन क्या कर दो, सिमिलर कर दो, आइडेंटिकल कर दो, पर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं जाएगा। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि जैसे हम लोग वापस हम होमो सैपियंस बन गए, अगर जब हम हमारे जहाँ पे जैसे इथियोपिया और तंजानिया में हमारे एंसेस्टर मिले थे, अगर हमको उठा के वापस वहां रख दिया, हाँ, तो हम वापस वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस नहीं बनेंगे। हाँ यही बोला जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो ये इवोल्यूशन हुआ है वो कैसा है, इररिवर्सिबल। ठीक है, चलो अगला वाला आखिरी हाइपोथेसिस क्या है, हिल रॉबर्टसन इफेक्ट। इस इफेक्ट से नाम से है, या फिर इंटरफेरेंस। क्या बोलता है, एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई देयर मे बी इवोल्यूशनरी एडवांटेज टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बस अपन को याद करना है, रीजन नहीं। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, रीजन दिया कि क्यों इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस है। मतलब जैसे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस मिलते जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा है। अगर कोई इवोल्यूशन हुआ है और वो चीज बेनिफिट है, पॉजिटिव वे में जा रही है, तो वही चीज आगे पास ऑन होगी, तो वो क्या होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता चलेगा और इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिलते चलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा 3 थ्योरीज है जो अपन को याद करनी है, कुछ जितनी मैंने थ्योरी पढ़ा है उसके अलावा। तो इतनी मार्क कर लो, इसमें से जो जो अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैम ये कैसे आएंगी थ्योरी, लिखने को तो आएगा नहीं, एमसीक्यू है। हाँ, वो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर वो ऑप्शन देंगे, बताओ ये स्टेटमेंट कौन से लॉ में प्रिडिक्ट किया गया था या बोला गया था। फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, डोलोज लॉ, रेड क्वीन हाइपोथेसिस, हिल रॉबर्ट और नन, या ऑल। आई बात समझ में? तो तुमको अब स्टेटमेंट एज इट इज याद रखना है, क्योंकि वो एज इट इज दे देंगे, ठीक है। या फिर वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डोलोज लॉ इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब लॉ वही रहेगा और किसी एक में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देंगे और एक वर्ड चेंज कर देंगे, तो तुमको पहचानना है कि कौन सा डोलोज लॉ बोलते हैं। उसके लिए पता होना चाहिए कि डोलोज लॉ खुद ही क्या बोल रहा है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म, इवोल्यूशन पार्ट 2। तो हमारा थ्योरी पोर्शन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ का हो गया है समाप्त। क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे वहां पे CUET के कोर्स डले हुए हैं, क्लिक करो उसको, जो जो चैप्टर यहाँ पे आ जाएंगे, वॉच ऑल वीडियो है ना, वहां पे जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाते चलूंगी वहां अपलोड होते चलेंगे। अगर कुछ पुराना रह गया है तो वापस सुनो, जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन याद कर लो, ज्यादा बेटर है। टाइम बहुत कम है और क्रैक करना है अपन को एग्जाम, ठीक है।
बस, और सुनते चलोगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।